स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को, राइट। तो जो आपका कोर्स है वो है आपका CCNA, राइट। तो CCNA का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो वो है आपका सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। राइट, तो ये बेसिकली ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो सिस्को करवाता है, राइट। तो अब अगर सिस्को की अगर हम बात करें तो सिस्को बेसिकली एक OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो स्टैब्लिश किया गया था 1985 ईयर में, 1985 में। इसके दो फाउंडर्स थे। एक एक का नाम था सैंडी लर्नर। म्यूट कर लो अपने एंड से। और दूसरे का नाम था लियोनार्ड बोसैक। ठीक है, तो सिस्को 1985 में फाउंड किया गया था। इसके दो फाउंडर मेंबर थे, सैंडी लर्नर और लियोनार्ड बोसैक। दोनों के दोनों कंप्यूटर इंजीनियर्स थे, USA किसी एक यूनिवर्सिटी में। एग्जैक्टली कौन सा यूनिवर्सिटी था मुझे याद नहीं है। तो अब सिस्को बेसिकली करता क्या है, तो सिस्को मेजरली कुछ डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करता है। इनफैक्ट कुछ नहीं, बहुत सारे डोमेन्स के डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करता है। लाइक मेजरली जो इसका शेयर है वो है राउटर्स और स्विचेस में। ठीक है, तो ये जो डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करता है सिस्को वो है आपका राउटर्स, स्विचेस, और स्विचेस के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, राइट। देन आपका एक्सेस पॉइंट हो गया, देन फायरवॉल हो गया। ये सब कुछ मेजर डिवाइस है जो आपका सिस्को मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, अब जैसे स्विचेस की हम बात करते हैं तो इंटरप्राइज नेटवर्क का स्विच भी मैन्युफैक्चर करता है, डेटा सेंटर के भी स्विचेस को मैन्युफैक्चर करता है, right? तो बहुत सारे कैटेगरी के डिवाइसेस हैं, उनमें से मेजर कुछ ये हैं, राउटर, स्विचेस, एक्सेस पॉइंट एंड फायरवॉल, जो आपका सिस्को मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, ओके। तो सिस्को का एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी है, राइट। तो अगर हम उसकी बात करें तो बहुत सारे डोमेन में सिस्को सर्टिफिकेशन कराता है। तो तो देखोगे तो जो उसका बेसिक है, प्लेटफॉर्म के वाइज अगर आप बात करो तो जो सबसे फर्स्ट प्लेटफॉर्म होता है सिस्को में वो होता है आपका एसोसिएट लेवल। ठीक है, सेकंड होता है आपका प्रोफेशनल लेवल, और थर्ड होता है आपका एक्सपर्ट लेवल, राइट। तो अब जो एसोसिएट लेवल है वो कॉमन है, जिसको आप CCNA कहते हो। और देन प्रोफेशनल से क्या होता है, आपका डोमेन डिस्ट्रीब्यूट होता है। लाइक कुछ इंटरप्राइज का अलग है, सिक्योरिटी का अलग है, कोलैबोरेशन अलग है, वायरलेस अलग है, क्लाउड अलग है, ठीक है, डेटा सेंटर अलग है। तो बहुत सारे प्रोफेशनल में जाके आपके डोमेन अलग अलग डिवाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बट CCNA अब कॉमन है। कॉमन इन द सेंस कि CCNA जो आप अभी जिस जिस कोर्स में आप लोगों ने एनरोल कराया हुआ है, तो CCNA बेसिकली इसमें आपके राउटिंग स्विचिंग के भी कॉन्सेप्ट होंगे, इसमें सिक्योरिटी के भी कॉन्सेप्ट होंगे, इसमें कोलैबोरेशन का भी कॉन्सेप्ट होगा थोड़ा सा, इसमें ऑटोमेशन का भी कॉन्सेप्ट होगा, राइट। तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट का मिक्स करके एक एज अ होल एक कोर्स मतलब लॉन्च किया गया, जो बेसिक कोर्स कहलाएगा, मतलब आगे के डोमेन में जाने के। लाइक प्रोफेशनल में आप जाना चाहते हो सपोज एंटरप्राइज राउटिंग एंड स्विचिंग में, एंटरप्राइज नेटवर्क में, तो फिर CCNA प्रीरिक्विजिट हो जाएगा। सिक्योरिटी में जाना चाहते हो उसके लिए भी CCNA प्रीरिक्विजिट हो जाएगा। तो किसी भी प्रोफेशनल डोमेन में आप जाओगे सिस्को में तो CCNA जो है आपका वो प्रीरिक्विजिट सर्टिफिकेशन है बाकी डोमेन्स के लिए। ठीक है, ओके। तो अब अगर हम CCNA में आपको पढ़ना क्या, कोर्स कंटेंट क्या क्या है, तो वो अगर हम देखें तो आप ब्राउजर पे जाओगे और सिंपल टाइप करना सिस्को 200-301। ठीक है, ये आपका कोर्स कंटेंट जो आपका सिस्को का कोर्स है CCNA, उसका एग्जामिनेशन कोड है 20301। तो एक लिंक आएगा 20-301 CCNA सिस्को पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे एग्जाम टॉपिक्स, उससे पहले यहाँ पे आपको दिख जाएगा सर्टिफिकेशन। तो CCNA के सर्टिफिकेशन के लिए है ये। एग्जाम ड्यूरेशन कितना है, अवेलेबल लैंग्वेज, एग्जामिनेशन किस किस लैंग्वेज में आपको दे सकते हो, आप ऑप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स आपको एज अ सिलेबस कवर करना पड़ेगा CCNA एग्जाम को पास करने के लिए। उस पर क्लिक करो।
तो यहाँ पे देख पाओगे आप कि कुछ पहले एग्जाम डिस्क्रिप्शन दिया गया है, 200,301 CCNA एग्जाम, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। देन यहाँ पे एग्जाम डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में क्या है, द सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट वर्जन 1.0। तो ये जो आपका CCNA है ये फेब 24 से लॉन्च किया गया, 2020 फेब 24 से सिलेबस रिवाइज किया गया था और तभी से ये आपका नया जो सिलेबस है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो पहला वर्जन है इसलिए वर्जन 1.0 लिखा गया है। CCNA 20301 इसका एग्जामिनेशन कोड है। तो जब आप रजिस्टर करोगे तो आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन कोड चूज करना होता है, तो ये एग्जामिनेशन कोड आप चूज करते हो। द 120 मिनट एग्जाम, तो एग्जाम का ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का होगा, associated with the CCNA certification. This exam tests the candidate's knowledge and skills related to the network fundamentals। तो क्या क्या इसमें आपका नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, तो पहला टॉपिक दे रहा है यहाँ पे नेटवर्क फंडामेंटल, सेकंड इज वो जो नेटवर्क एक्सेस, IP कनेक्टिविटी, IP सर्विसेज, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स एंड ऑटोमेशन। तो ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं, राइट, जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड प्रोग्रामेबिलिटी, the course implementing and administrating Cisco solutions, CCNA helps candidate prepare for this exam। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे डाउनलोड कंप्लीट लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इन PDF फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करके आप ऑफलाइन डाउनलोड करके भी रख सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पे देखो ये आपके टोटल 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है पूरा का पूरा कोर्स आर्किटेक्चर आपका, और राइट हैंड साइड में जो परसेंटाइल का साइन दिया गया है, ये आपका कोर्स कंटेंट का वेटेज है कि किस कोर्स कंटेंट से, किस टॉपिक से कितने परसेंटेज क्वेश्चंस आपके आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो देखो नेटवर्क फंडामेंटल्स 20%, नेटवर्क एक्सेस से 20%, IP कनेक्टिविटी से 25%, IP सर्विसेज होल्ड दिस विल होल्ड 10% कोर्स कंटेंट, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स 15% एंड ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी 10%। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इस हिसाब से आप अपने फोकस को भी डाइवर्ट कर सकते हो कि किस टॉपिक पे कितना आपको फोकस रखना है, किस पे कम फोकस करना है, राइट। रखना तो सभी पे है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 20% या 25% तो सारा का यही यही पूरा टॉपिक पढ़ के जाओ, बाकी कुछ भी मत पढ़ के जाओ, ऐसा नहीं कह रहा मैं। मतलब किस पे ज्यादा फोकस, किस पे कम फोकस, फोकस तो सारे टॉपिक्स पे आपको रखना होगा, बट आप फोकस को डिवाइड कर सकते हो, किस पे ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, किस टॉपिक में, किस में कम प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो ये आपका कुछ कोर्स आर्किटेक्चर है। तो मैंने इसको ऑफलाइन डाउनलोड करा हुआ है, ऐसे आप यहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हो। तो जब आप क्लिक करोगे तो ये टॉपिक एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। तो नेटवर्क फंडामेंटल्स में आपके कुछ बेसिक चीजों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा, जो एक नेटवर्क बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली मतलब नेटवर्क का फाउंडेशन ले करने के लिए जो भी टॉपिक्स की जरूरत होगी, जो भी बेसिक आर्किटेक्चर की जरूरत होगी, वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो इसमें जैसे कि जो मेजर मेजर टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ, पूरा अब मैं इसमें पॉइंट वाइज मतलब नहीं बता रहा कि क्या क्या है इसमें, वो तो जैसे जैसे हम कवर करेंगे समझ में आता जाएगा आपको। तो जो मेजर टॉपिक इसमें होंगे, लाइक नेटवर्किंग मॉडल होगा आपका, कि OSI मॉडल क्या था, TCP/IP मॉडल क्या है ना। देन नेटवर्क फंडामेंटल्स में हम नेटवर्क आर्किटेक्चर, फिजिकल टोपोलॉजी किस किस टाइप का होता है, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, राइट। तो ये सब हम कवर करेंगे। देन हम यहाँ पे कवर करेंगे कुछ कि आपके केबल्स जो होते हैं, जो मीडिया जिसको आप कहते हो, जिससे दो डिवाइस को आप इंटरकनेक्ट करते हो, वो किस टाइप की होती हैं, राइट। देन कलर कोडिंग हम पढ़ेंगे, राइट। देन यहीं पे हम कवर करेंगे कि आपका कि IP क्या होता है, IP एड्रेसिंग कैसे होता है, सबनेटिंग कैसे होता है, आप डिवाइसेस पे IP कॉन्फ़िगर करते हो, वो IP कहाँ से आता है, कितने क्लास के IPs होते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे मेजर टॉपिक होंगे जो आपके नेटवर्क फंडामेंटल्स में कवर कराए जाएंगे, ठीक है। देन फिर और भी हैं आपके टॉपिक्स, जैसे फिर नेटवर्क एक्सेस है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कुछ स्विचिंग टॉपिक है, कुछ राउटिंग टॉपिक्स, मेनली स्विचिंग टॉपिक इसमें दिया गया है। जैसे कुछ VLAN की प्रॉपर्टी, VLAN क्या होता है, राइट, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ट्रंक पोर्ट क्या होता है, एक्सेस पोर्ट क्या होता है, राइट। तो ये सब हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है, नेटवर्क एक्सेस में। देन आपका IP कनेक्टिविटी आता है, इसमें पूरा का पूरा राउटिंग आपको कवर किया जाएगा। पूरा का पूरा राउटिंग कहने का मतलब ये सारा टॉपिक्स आपके राउटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। कि आपका राउटिंग टेबल क्या होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, स्टैटिक राउटिंग कैसे करोगे आप, डायनामिक राउटिंग में कुछ प्रोटोकॉल्स आपको कवर करने होंगे इसमें, ठीक है। देन हम आएंगे IP सर्विसेज में, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास कुछ
सर्विस देने के लिए जो हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, लाइक DHCP है, DNS है, NTP है, NAT है, राइट, SSH है, टेलनेट है, TFTP है, ये सब हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उनसे क्या क्या सर्विस हम अवेल कर सकते हैं, वो हम IP सर्विस में कवर करेंगे। सिक्योरिटी फंडामेंटल्स में हम देखेंगे कि हमारे नेटवर्क, आप सपोज करो एक स्विच आप यूज कर रहे हो नेटवर्क में, तो उसको कैसे सिक्योर करोगे, पोर्ट सिक्योरिटी कैसे लगाते हो, राइट, आप HTTP को कैसे प्रोटेक्ट करके रखोगे, तो ये सब हम इसमें डील करेंगे। देन हम राउटर्स पे अगर सिक्योरिटी की बात करें तो कंसोल पोर्ट कैसे सिक्योर करते हैं हम देन हम इनेबल मोड कैसे सिक्योर करते हैं, देन हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कैसे लगाएंगे, देन और भी है, जैसे कि सपोज करो हम यूजर नेम पासवर्ड कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूजर एक्सेस, तो ये सब हम यहाँ पे कवर करेंगे सिक्योरिटी फंडामेंटल्स में। देन ऑटोमेशन में हम यहाँ पे कवर करेंगे जो आप जैसे कि सपोज आगे आप देखोगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके नेटवर्क में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो उससे पहले पाइथन इम्प्लीमेंट करने आने से पहले आपको ऑटोमेशन का कुछ बेसिक्स आपको आना चाहिए, राइट, तो जो बेसिक टॉपिक है आपके ऑटोमेशन के वो यहाँ पे हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आपके टोटल CCNA का जो कोर्स कंटेंट है वो टोटल 6 यूनिट में डिवाइडेड है। यहाँ पे आपका वेटेज दिया गया है, किस टॉपिक से कितने परसेंटेज क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 20% प्रेफरेबली यहीं से आएगा, वो तो एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता है, जो प्रॉक्टर होगा या फिर जिन्होंने भी क्वेश्चन सेट किया होगा सिस्को का, उस पर डिपेंड करता है, बट मेजोरिटी मतलब इस टाइप से ही कुछ डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ओके, तो फोकस आपको सारे टॉपिक्स पे रखना है, ऐसा नहीं कि जिस पे ज्यादा वेटेज है वो कवर करके चले जाओ, बाकी कवर नहीं करो, ऐसा नहीं करना है। तो इसी को हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा CCNA इसी पे आपका डिपेंड रहेगा, तो इसको ही हम पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट मान के अपना हम लोग क्या करेंगे कंटेंट। तो आप पूछो, पहले आप लोगों को कोई डाउट है रिगार्डिंग कोर्स कंटेंट तो आप लोग पूछ सकते हो। नो सर। बाकी लोग जिनको भी कुछ पूछना है रिलेटेड टू कोर्स कंटेंट तो आप पूछ सकते हो कि क्या कवर कराया जाएगा क्या नहीं, या कैसे आपका सिलेबस कवर होगा, कौन सा टॉपिक पहले कवर होगा, कुछ भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और ये आईफोन किसका है, ये कौन है आईफोन, रिनेम करो, अपना नाम यहाँ पे मेंशन करो कौन हो, जिनका भी ये यूजर नेम यहाँ दिखा रहा है आईफोन, इसको रिनेम करो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को डाउट नहीं है तो मैं कोर्स स्टार्ट करता हूँ आज डे 1 आपकी बैच की। Hi, Manshu. This is Simran. बताइए। Hello. हाँ हाँ जी. आवाज आ रही है। I'm a telecom engineer. मतलब regarding voice. तो I just wanted to know कि ये syllabus मेरे लिए कितना मतलब how far the voice क्या बोलते हैं voice education will be there in this Cisco if I choose a Cisco part. इसमें जैसे कि आप CCNA के कोर्स की अगर आप बात करो तो जो कोलैबोरेशन या वॉइस जिसको आप कहते हो उससे रिलेटेड क्वालिटी ऑफ सर्विस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके वॉइस का, वो इसमें कवर करा जाएगा बेसिक्स, ठीक है। ओके CCNA आपका एसोसिएट लेवल है तो आप ये मान के चलो कि इसमें बेसिक जो फाउंडेशन लेवल टॉपिक्स है वो कवर कराए जाएंगे। देन अगर आप CCNA कवर नहीं करोगे तो फिर आपको जो जब आप CCNP में कोलैबोरेशन डोमेन में जाओगे तो फिर वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। ओके CCNA प्रीरिक्विजिट है, बाकी आप किसी भी अदर डोमेन में मूव करना चाहते हो CCNA इज द प्रीरिक्विजिट। ओके, थैंक यू। तो देखते हैं इसमें हम क्या कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला आपका जो यूनिट है नेटवर्क फंडामेंटल्स, उसका फर्स्ट चैप्टर है नेटवर्किंग इंट्रोडक्शन, राइट। तो देखो नेटवर्किंग इंट्रोडक्शन में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो पहला चीज है नेटवर्क क्या होता है, तो देखो सो फुल्ली इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ डिवाइसेस इज कॉल्ड अ नेटवर्क। तो मतलब आपका आप जित नेटवर्क बनाने के लिए आप बहुत सारे डिवाइसेस को यूज करते हो, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डिवाइसेस आप यूज करते हो, उन सभी का एक इंटरकनेक्शन, एक ग्रुप क्या कहलाएगा आपका, एक नेटवर्क कहलाता है, राइट। ओके, सो नेटवर्किंग इज मोर देन जस्ट कनेक्टिंग केबल्स। बहुत लोग ये मान के चलते हैं कि दो डिवाइस को हम आपस में केबल से कनेक्ट कर देंगे तो एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, ऐसा नहीं, ये मिसकंसेप्शन, राइट।
तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डिवाइस को इंटरकनेक्ट करना ही नेटवर्क होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ डिवाइस को आप केबल से कनेक्ट कर दो, उससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि आप क्या नहीं करो, डेटा का इमर्जिंग सोर्स होना चाहिए। मतलब डेटा, नेटवर्क बनाने का मेन एम क्या होता है कि आप नेटवर्क में डेटा एक्सचेंज करते हो फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर ओवर द मीडिया। मीडिया का भी पार्ट है यहाँ पे कि बिना मीडिया का आप डेटा को एक्सेस या डेटा को एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, राइट। बट सिर्फ केबल को कनेक्ट करना ही नेटवर्क नहीं होता, इसके अलावा और भी रीजंस होते हैं और भी पर्पस होते हैं आपके नेटवर्क के, ठीक है। ओके, so modern networks carry different type of traffic having different requirements, like कुछ नेटवर्क में वॉइस ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ में वीडियो की, जिसको आप ऑडियो वीडियो कहते हो उसको वॉइस वीडियो भी कह सकते हो। एंड देन आपका थर्ड टाइप होता है एक्सेस ट्रैफिक कहते हो, लाइक टेक्स्ट फॉर्मेट में, ग्राफिक्स फॉर्मेट में, वर्ड फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में, राइट। तो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्या हो सकते हैं, नेटवर्क की रिक्वायरमेंट हो सकती है और उसके हिसाब से आपका ट्रैफिक डिवाइड किया गया है। तो वॉइस ट्रैफिक, ऑडियो वीडियो एंड एक्सेस ट्रैफिक कहते हैं इसको नॉर्मली, ठीक है। सो व्हाट इज इंटरनेट? अब इंटरनेट क्या है, तो बहुत लोग सिंपल समझते हैं कि सपोज करो कि से कि आपका ऑफिस का नेटवर्क है, मतलब सपोज 5 राउटर्स कनेक्टेड है, 100 पीसीज कनेक्टेड है, स्विचेस कुछ कनेक्टेड है, इनको आपस में हमने कनेक्ट कर दिया और एक इंटरनेट क्रिएट हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेटवर्क बेसिकली अगर आप देखोगे ग्राउंड लेवल पे, तो दो टाइप के आपके नेटवर्क होते हैं। तो नेटवर्क एक होता है आपका इंटर नेटवर्क और एक होता है आपका इंट्रा नेटवर्क। तो यहाँ पे देखो सो इंटरनेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट का मतलब सिंपल नेटवर्क, तो इंटरनेटवर्क, अब आप लोगों को ये वर्ड आना चाहिए समझ में। एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। इंटर मतलब होता है बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज और इंट्रा मतलब होता है विद इन सेम एंटिटी, राइट। तो इंटर नेटवर्क मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल नेटवर्क्स। मतलब इंटरनेट क्या है, इंटरनेट बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिला के जब आप एक बड़ा सा लार्ज स्केल नेटवर्क बनाते हो उसको आप कहते हो सिंपल इंटरनेट। तो अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क का जो नेटवर्क क्रिएट होगा उसको क्या कहोगे आप, एक इंटरनेट कहोगे, राइट। तो देखो इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, लाइक इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे सपोज करो टीयर 2 नेटवर्क है, ये जितने भी क्लाउड का सिंबल है ना वो एक अलग एक नेटवर्क अपने आप पे है, ठीक है। सो एक टीयर 2 नेटवर्क है, टीयर 2 आईएसपी है, टीयर 3 नेटवर्क है, सिंगल होम आईएसपी, मल्टी होम आईएसपी, ठीक है। और सिर्फ नेटवर्क नहीं, उसके अलावा यहाँ पे जो आपके कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनको भी, उन सभी का एक कलेक्शन क्या कहलाएगा, इन सभी नेटवर्क का जब आप इंटर कनेक्ट करोगे आपस में, जो लार्ज स्केल नेटवर्क क्रिएट होगा उसको क्या कहते हो आप, इंटर नेटवर्क कहते हैं। क्योंकि इसमें देखोगे तो इस नेटवर्क का ट्रैफिक इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, इसका ट्रैफिक इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा। तो सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स में क्या हो रहा है, आपस में इंटर कनेक्शन है, ठीक है, डेटा एक्सचेंज हो रहा है। तो उस लार्ज स्केल नेटवर्क को आप क्या कहते हो, इंटरनेट कहते हो, ठीक है। बट यहीं पे जब आप इंट्रानेट की बात करते हो, तो इंट्रा मतलब होता है विद इन अ सेम एंटिटी, मतलब एक कंपनी के अंदर का नेटवर्क, एक एक छोटे से एक घर के अंदर भी बहुत सारे यूजर्स होंगे तो उनका आपस का कनेक्टिविटी क्या कहलाएगा, इंट्रा नेटवर्क कहलाएगा। सो इंट्रा नेटवर्क बेसिकली कौन सा, क्या टर्म, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, सो इंटरनल नेटवर्क ऑफ अ कंपनी इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज इंट्रानेट, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल नेटवर्क को कंबाइन नहीं करना है, आपका एक छोटा सा नेटवर्क होगा, उस छोटे से नेटवर्क को आप क्या कहते हो, मतलब इंटरनेट का एक छोटा सा पार्ट, जैसे कि ये एक छोटा सा नेटवर्क है, तो इसके अंदर अगर सिर्फ कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन आपके नेटवर्क से बाहर नहीं जा रहा, तो आप क्या कहोगे, ये कैसा है, कि ये एक सोल एंड होल, क्या ये एक इंट्रानेट है, ठीक है। और ये सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक इंटरनेट बन जाएगा, राइट। ओके, तो ये आपका दो अलग अलग टर्म है, तो कभी भी इंट्रानेट और इंटरनेट दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग ही एंटिटीज हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे आप यहाँ पे, सो व्हाट इज नेटवर्किंग, नेटवर्किंग को कैसे डिफाइन करते हो आप। सो एक वेबसाइट है whatis.com, यहाँ से इसका डेफिनेशन लिया गया है। तो इसमें लिखा है, इन आईटी वर्ल्ड नेटवर्किंग इज द कंस्ट्रक्शन, डिजाइन एंड यूज ऑफ नेटवर्क इंक्लूडिंग द फिजिकल कंपोनेंट्स। तो नेटवर्क में क्या कह रहा है, नेटवर्क बेसिकली डायरेक्टली केबल कनेक्ट करने से नहीं होता, वहां से भी पहले कुछ आपके रिक्वायरमेंट्स होंगे। लाइक सबसे पहले आप क्या करोगे, नेटवर्क को डिजाइन करोगे, डिजाइन करने के बाद आप क्या करोगे, उसको कंस्ट्रक्ट करोगे, कंस्ट्रक्ट करने, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कंपोनेंट आप यूज करने जा रहे हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि फिजिकल कंपोनेंट्स को यूज करोगे आप नेटवर्क बनाने के लिए। तो क्या क्या फिजिकल कंपोनेंट्स आप यूज करने जा रहे हो, तो फर्स्ट केबल्स है, केबल्स मतलब बेसिकली मीडिया, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, दो डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करते हो, ठीक है।
ओके, तो इट इज बेसिकली कंस्ट्रक्शन डिजाइन एंड यूज ऑफ नेटवर्क इंक्लूडिंग फिजिकल कंपोनेंट। तो फिजिकल कंपोनेंट पहला आ गया आपका केबल, जिसको आप मीडिया कहते हो। देन कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, लाइक हब हो गया, ब्रिज, स्विच, राउटर एंड सो फोर्थ। कह रहा है कि ये सब कुछ आपके फिजिकल डिवाइसेस हैं जो आपको नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा। और इतने ही नहीं है, और भी हैं, सो फोर्थ। देन सिर्फ डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करना ही नेटवर्क नहीं होता, इसके अलावा द सिलेक्शन एंड यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, यू हैव टू चूज सम सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स अकॉर्डिंग टू योर यूज केस। ठीक है, जैसे कि सपोज करो आपको इंटरनेट यूज करना है, तो कौन सा प्रोटोकॉल आप चूज करोगे? HTTP और HTTPS चूज करते हो। आपको आईपी चाहिए डिनामिकली, तो आप क्या चूज करते हो? फिर DHCP चूज करते हो। आपको DNS IP चाहिए, तो क्या चूज करोगे? DNS सर्वर चूज करोगे, DNS प्रोटोकॉल चूज करोगे। आपको रिमोट एक्सेस लेना है, तो क्या चूज करोगे? टेलनेट या फिर SSH चूज करोगे, राइट? तो आप अपने यूज के अकॉर्डिंग क्या करते हो? प्रोटोकॉल्स को चूज करते हो। मैंने पहले ही पूछा था, ये आईफोन वाले कौन है, नाम बताओ, रिनेम कर लो जल्दी से। आवाज आ रही है सर आपको? सर, मैम, जो भी हो आप। रिस्पॉन्स नहीं मिलने पे फिर मैं आपको वेटिंग रूम में डाल दूंगा, ठीक है? इसको नेम रिनेम करो। आईफोन कोई नेम नहीं होता ना कैंडिडेट का। ओके सर, ओके। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ आपने देखा कि नेटवर्क आपका क्या है, डिजाइन करोगे। सबसे पहले डिजाइनिंग फेज होगा, देन कंस्ट्रक्शन। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज आपके बहुत सारे फिजिकल कंपोनेंट्स भी यूज किए जाएंगे, लाइक केबल्स होगा, मीडिया, देन कुछ डिवाइसेस होंगे, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, फायरवॉल, एक्सेस पॉइंट, बहुत सारे डिवाइस होंगे। देन उसके बाद सिर्फ डिवाइस को ही कनेक्ट नहीं करना होता, एक नेटवर्क नहीं कहलाता। देन उसके अलावा आपको कुछ प्रोटोकॉल्स चूज करने होते हैं। प्रोटोकॉल्स के अलावा आपको क्या चूज करना पड़ता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो अपने एंड डिवाइसेस पे आप इंस्टॉल करते हो। लाइक सपोज करो आपको इंटरनेट चलाना था, तो आपने प्रोटोकॉल चूज किया HTTPS। अब इंटरनेट चलाने के लिए आपको एक एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी यूज करना पड़ेगा। लाइक आप क्या यूज करते हो? ब्राउजर्स यूज करते हो। तो ब्राउजर क्या है? यहाँ पे ब्राउजर एक आपका एंड यूजर सॉफ्टवेयर है, राइट? तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या फॉर्म करेगा? आपका एक नेटवर्क फॉर्म करता है, ठीक है? देन क्या कह रहा है? एंड मैनेजिंग एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर यूजिंग एंड मैनेजिंग द नेटवर्क। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर का यूज क्या होता है कि आप नेटवर्क को यूज कर रहे हो, नेटवर्क को मैनेज कर रहे हो यूजिंग दिस एंड यूजर सॉफ्टवेयर, ठीक है? एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑपरेशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिलेटेड टू द नेटवर्क। तो इन सबको मिला के क्या बनता है? आपका एक नेटवर्क बनता है, और उनका डेटा एक्सचेंज होता है, उसको आप नेटवर्किंग कहोगे, ठीक है? उसमें जो फंक्शन आप परफॉर्म करते हो उसको आप नेटवर्किंग कहते हो। तो इस डेफिनेशन में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। तो इसको अगर आप एक शॉर्ट फॉर्म में आप अगर इसको समझना चाहो, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि नेटवर्किंग इज द इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस नेटवर्किंग डिवाइसेस, right, interconnected together with media in order to exchange data between different devices। तो क्या क्या मैंने बोला कि नेटवर्क जो है आपका वो क्या बेसिकली इट्स इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस को आप इंटरकनेक्ट करते हो यूजिंग मीडिया। किसके हेल्प से इंटरकनेक्ट करते हो? मीडिया के हेल्प से। अच्छा, मीडिया फिर यहाँ पे आपका वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, राइट? अब नेटवर्क को हमने डिफरेंट डिवाइसेस को हमने इंटरकनेक्ट कर दिया मीडिया के थ्रू, देन हमने कुछ सॉफ्टवेयर यूज किया, प्रोटोकॉल्स यूज किया। क्यों कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। तो मेजर एम क्या है हमारा नेटवर्क बनाने का? तो हम डेटा एक्सचेंज कर सके, राइट? ओके, तो ये आपका एक नेटवर्किंग का एक प्रॉपर एक डेफिनेशन है जो आप इंटरव्यू में भी आप बता सकते हो, ठीक है? ओके, अगर हम डिवाइसेस की बात करें, जो फिजिकल कंपोनेंट्स, जो डिवाइसेस आप यूज करते हो नेटवर्क में, वो उनके आपको यहाँ पे ये स्लाइड के थ्रू आपको जब लैब आप देखोगे ना, तो ये सिंबल्स हम यूज करेंगे वहां पे, ठीक है? तो ये सिंबल्स आप लोग फैमिलियराइज हो जाओ कि अगर ये सिंबल लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या निकल के आएगा? तो फायरवॉल लगा हुआ है, ठीक है? एक सिंपल लाइन खिंची हुई है तो उसका मतलब होता है लैन मीडिया, मतलब वायर्ड मीडिया कनेक्टेड है। इस फोन का मतलब होता है आईपी फोन है, इसका मतलब होता है सर्वर है, लैपटॉप, ये सब एंड डिवाइस के आगे कैटेगरी आपके। देन आपका यहाँ पे लैन स्विच है, देन फायरवॉल, राउटर, वायरलेस राउटर लाइक एक्सेस पॉइंट की तरह ये आपका काम करेगा। देन इस पे हम अभी आएंगे। देन ये आपका एक वैन मीडिया है, ये लैन मीडिया, ये वैन मीडिया। और अगर ऐसा है सिग्नल्स के फॉर्म में, रेडियो वेव के फॉर्मेट में, इसको कहोगे आप वायरलेस मीडिया, ठीक है? अब अगर हम इस क्लाउड की बात करें, तो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज की तरह काम कर रहा है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। देखो, अगर सपोज करो मुझे अगर आपको ये बताना हो कि देखो मेरे पास एक नेटवर्क है और इसको मैंने इंटरनेट से कनेक्टिविटी दे रखी,
तो अब देखो इंटरनेट तो एक दो राउटर से मिलके बनता नहीं है, वहां पे मल्टीपल आईएसपीज आपके ऑपरेट करते रहते हैं, मल्टीपल उनका सेटअप होता है, मल्टीपल राउटर्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स के स्विचेस होते हैं, राइट। तो अगर आपको जब जब इंटरनेट मेंशन करना होगा तो आप इतने एंटिटीज को ड्रॉ करोगे कि ISP1 ISP2 इनमें 4 राउटर, इनमें 5 स्विचेस लगे हुए हैं, ये पॉसिबल नहीं है हर एक बार ड्रॉ करना। तो आपको क्या है, आपको सिंपल ये आपको इंडिकेट करना है ना कि आपको एक इंटरनेट से केबल आई और आपका इंटरनेट चल रहा है, फुल वर्किंग है। तो उस तरीके उसमें आप क्या यूज कर सकते हो, वहां पे इंटरनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक सिंपल एक क्लाउड सिंबल यूज करोगे, क्योंकि इस क्लाउड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट कनेक्टेड है उससे हमें मतलब नहीं है, राइट। हमें क्या मतलब है कि सिंपल हमें ये डिपिक्ट करना है कि यहाँ पे ठीक है ये एक इंटरनेट है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, और इनसे हम क्या कर रहे हैं, अपना इंटरनेट की केबल हम ड्रॉ करके अपने कस्टमर एंड पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। तो जहां भी आपको इंटरनेट को डिपिक्ट करना होगा या इंडिकेट करना होगा, वहां सिंपल आप एक क्लाउड सिंबल से क्या कर सकते हो, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यही क्लाउड सिंबल का मतलब यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज नहीं होगा, यहाँ पे इसका मतलब होगा इंटरनेट, दैट मीन्स इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल नेटवर्क। तो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम नेटवर्क, चलो नेटवर्क अगर हमने बना भी लिया तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या क्या हमारी एक्सपेक्टेशन होगी एक नेटवर्क से। तो देखो, तो जो मेजर एक्सपेक्टेशन है वो पहला है आपका फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। अब फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, बताओ क्या हो सर गया। क्लाउड फिर से रिपीट कीजिए सर, क्लाउड, व्हाट्स द वर्किंग ऑफ क्लाउड? वर्किंग ऑफ क्लाउड हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे सर, हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि अगर आपके सर लैब पिस टोपोलॉजी में क्लाउड के सिंबल बनिए तो उसका मतलब क्या है। सर सपोज वही वही करो, हाँ उसी तो वो देखो, मुझे समझ में नहीं आया, कैन यू रिपीट दैट सर? हाँ बिल्कुल, ये देखो ना यहाँ पे बस हम आ ही रहे थे उस पॉइंट पे, जैसे कि सपोज करो अगर इस टॉपिक को हम थोड़ा होल्ड करते हैं, अगर ये यहाँ पे क्लाउड बना हुआ है, ये देखो यहाँ पे सपोज करिए आपका कस्टमर एंड के 2 राउटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। और ये जो रेड केबल लैन मीडिया जा रही है, मान लो ये आपका सपोज इथरनेट केबल आपके आईएसपी से कनेक्शन आपने लिया। अब आईएसपी को हम अगर रिप्रेजेंट करने लगे कि आईएसपी पे 5 राउटर हैं, 4 लगे हुए हैं, कुछ सीएसयू डीएसयू डिवाइसेस लगे हुए हैं, तो उनको बार बार रिप्रेजेंट करना फिजिबल नहीं होगा। तो उनका पूरा का पूरा एक सेटअप को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या रिप्रेजेंट, सिंपल कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्लाउड सिंबल। क्लाउड का मतलब है कि यहाँ पे एक आईएसपी का कुछ सेटअप है, वहां से आपने एक केबल कनेक्ट कर लिया, केबल लिंक परचेज किया, और अपने एंड राउटर्स पे आपने क्या कर लिया, उसको टर्मिनेट कर दिया, राइट। तो ये इंटरनेट को बेसिकली इंडिकेट करने के लिए आप एक क्लाउड का सिंबल यूज कर रहे हो, राइट। समझ में आया। ओके सर, ओके। मतलब एक सिंपल है कि आप समझो ना कि आप देखो इंटरनेट पे तो एक ही आईएसपी है नहीं। अब मान लो कि मुझे बार बार मुझे आईएसपी का डायग्राम बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 4 आईएसपी लिखूंगा उसमें, फिर उनका सेटअप बनाऊंगा, केबल ड्रॉ करूंगा, तो ये फिजिबल नहीं है ना बार बार ड्रॉ करना। तो इसलिए सिंपल क्या रिप्रेजेंट कर दो आप, वहां पे एक क्लाउड का सिंबल बना दो, इसका मतलब है कि वहाँ इंटरनेट का एक सेटअप है, वहां से आप एक कनेक्शन आपने ले रखा है, दैट्स इट, ठीक है। ओके। तो अगर हम बात करें एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द नेटवर्क, तो फर्स्ट वन इज अ फॉल्ट टॉलरेंस। और ये क्या, इसमें आप क्या समझोगे फॉल्ट टॉलरेंस, तो देखो, नेटवर्क शुड लिमिट द इम्पैक्ट ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर एंड शुड रिकवर क्विकली व्हेन फेलियर अकर। तो देखो, एक नेटवर्क में आपके कुछ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स भी होते हैं, कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी होते हैं, और फेलियर दोनों में से किसी का भी हो सकता है। लाइक हार्डवेयर फेलियर की बात करें, मान लो कोई राउटर का लिंक था वो डाउन चला गया, या आप सपोज करो एक राउटर का पावर फेलियर हो गया, राइट। तो राउटर हार्डवेयर फेलियर भी हो सकता है, और सिर्फ राउटर ही फेल नहीं होता, हार्डवेयर फेलियर में कोई भी कंपोनेंट, लाइक आपका केबल ही खराब हो गया, RJ45 उसकी जो आपकी कनेक्टर्स थी वो ही खराब हो गई है। तो मल्टीपल फेलियर आपके हार्डवेयर में देखने को मिल सकता है। सॉफ्टवेयर फेलियर में मान लो आप जो ब्राउजर यूज कर रहे थे वो क्रैश हो गया, उसमें बग आ गए, जो आप टर्मिनल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे पटी, वो आपका काम नहीं कर रहा, मतलब मल्टीपल सॉफ्टवेयर फेलियर्स कैन बी प्रेजेंट इन योर नेटवर्क। तो कह रहा है कि इन केस अगर आपका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेल होता है, नो डाउट फेल तो होगा ही होगा, बट लेस चांस है कि फेल होगा। बट अगर मान लो कि फेल होता भी है, तो आप उस पे उसके वजह से आपका नेटवर्क पे कम से कम इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप उस फेलियर को जल्द से जल्द क्या करना चाहोगे, रिकवर करना चाहोगे, ताकि आपके बिजनेस पे कम से कम उसका इम्पैक्ट आए। नेटवर्क में नेटवर्क का जो फेलियर होगा उसका कम से कम इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे आएगा, राइट। तो मतलब कह रहा है नेटवर्क शुड लिमिट द इम्पैक्ट ऑफ एनी कंपोनेंट फेलियर एंड शुड रिकवर क्विकली व्हेन फेलियर अकर। तो इसको कैसे आप मिटिगेट करोगे, अगर फेलियर हो भी जाए तो कैसे मिटिगेट करोगे। तो आपको पहले से क्या करके रखना पड़ता है, इसके लिए सोचना पड़ता है। जब आप डिजाइनिंग फेज पढ़ोगे कि आपका नेटवर्क कैसे डिजाइन होता है, ड्यूरिंग डिजाइनिंग फेज ही हम क्या करते हैं, इन सब पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए ही नेटवर्क डिजाइन करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया गया, यहाँ पे एक इंटरनेट है,
मान लो ये हमारा क्लाइंट का सेटअप है या हमारा अपना ये इंटरप्राइज का सेटअप है, और इससे केवल ये राउटर हमने लगाया हुआ है, ये राउटर हमने नहीं लगाया, ठीक है। तो ये जो रेड लिंक है, रेड लिंक जो है आपका, केवल यही फिलहाल आपका प्राइमरी लिंक था, ठीक है। और यहाँ पे एक हार्डवेयर फेलियर अकर हो गया, मतलब ये जो राउटर था जिसके थ्रू आपका इंटरनेट कनेक्शन आ रहा था आपके लैन नेटवर्क में, वो डाउन चला गया, आपका फिजिकल फेलियर हुआ, हार्डवेयर कंपोनेंट फेलियर। तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा लैन कंपोनेंट आइसोलेट हो जाएगा, इंटरनेट से कोई भी कनेक्टिविटी इसकी स्टैब्लिश नहीं हो पाएगी। बट अगर हम स्टार्टिंग में ड्यूरिंग डिजाइनिंग फेज ही हमने सोचा होता कि अगर ये हार्डवेयर फेलियर यहाँ पे अगर अकर होता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, इस फेलियर को मिटिगेट करने के लिए हम यहाँ पे एक बैकअप डिवाइस हम लगा के रखेंगे, बैकअप राउटर कनेक्ट करके रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, मान लो ये भी केबल हमने लगा रखा था, ठीक है। तो मान लो ये रेड वाली लिंक आपकी फेलियर को डिफाइन कर रहा है, अगर ये फेल हो गया तो आपका ये देखो ट्रैफिक आपका कैसे पास होना स्टार्ट हो जाएगा, ये बैकअप वाले राउटर से आपका ट्रैफिक जाना स्टार्ट, मतलब कि एक रिडंडेंसी इसको कहते हैं, हम नॉर्मली बैकअप कहते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा क्या करते हो, आपके हार्डवेयर कंपोनेंट का बैकअप या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का बैकअप आप हमेशा रखते हो। इसको क्यों करोगे ऐसा, ताकि आपका फॉल्ट टॉलरेंस जो आपका एक्सपेक्टेशन है वो मेंटेन होकर रह सके, और आपके नेटवर्क की जो फेलियर है वो आपके नेटवर्क के वर्किंग को ज्यादा हैम्पर ना कर सके, राइट। तो ये पहला एक्सपेक्टेशन है आपके नेटवर्क से, आपका फॉल्ट टॉलरेंस, राइट। सेकेंड वन इज योर स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या कहता है, तो देखो, so network should be able to expand quickly to support new users and application without impacting service of the existing users। कह रहा है कि मान लो आपके कंपनी में अभी 50 क्लाइंट्स कनेक्ट है, 50 एंड होस्ट कनेक्ट है, मतलब 50 पीसीज आपने अभी लगा रखा है। तो 50 पीसी को सपोर्ट करने के लिए आपने जो स्विच लैन स्विच लगा रखा है, मान लो वो 60 पोर्ट के, या सपोज करो 54 पोर्ट्स के हैं, ठीक है। कुछ आपके अपलिंक पोर्ट्स भी हैं, कुछ आपके नॉर्मल पोर्ट्स भी हैं। तो सारे के सारे पोर्ट आपके फिलहाल एग्जॉस्ट हो चुके हैं, यूज में आ गए। अब मान लो आपके मैनेजर ने आपको बोला कि मुझे क्या करना है, 10 पीसी 10 क्लाइंट और ऐड करने हैं, 10 एंड डिवाइस और ऐड करने हैं सेम स्विच से। अब देखो, अगर 10 पीसीज को कनेक्ट करने के लिए मिनिमम 10 पोर्ट्स चाहिए, राइट, एक्सेस पोर्ट चाहिए स्विच पे। बट आपके पास केवल 54 पोर्ट्स थे और वो सारे के सारे यूटिलाइज हो चुके हैं। तो अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, अब क्या करोगे, या तो अगर आपका स्विच मॉड्यूलर है तो क्या करोगे आप एक लाइन कार्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दो। बट अगर आपका स्विच मॉड्यूलर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्विच को रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। यही काम अगर आप राउटर पे देखोगे, तो मान लो आपके आपके राउटर्स पे फिलहाल दो इंटरफेस था और दोनों के दोनों यूटिलाइज हो चुके हैं। कल को अगर मुझे तीसरा इंटरफेस ऐड, मतलब अगर रिक्वायरमेंट आती है कि थर्ड इंटरफेस भी मुझे चाहिए, तो क्या करोगे आप, या तो वो राउटर को रिप्लेस कर दो और ऐसा राउटर लगाओ जिसमें 3 या 4 इंटरफेस अवेलेबल हो, या फिर उसी राउटर में क्या करो, आप फिलहाल उसको शट डाउन करो, राउटर को पावर ऑफ करो, उसमें एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल लगाओ, इंटरफेस ऐड अप करो, और देन आप उस राउटर को वापस से क्या करो, ऑन करो, पावर ऑन करो, राइट। तो आप कभी भी एकदम मतलब टाइट केस लेके नहीं चलोगे, मतलब कि जितना रिक्वायरमेंट है हम उतने ही रिक्वायरमेंट को ही केवल फुलफिल करेंगे, हम फ्यूचर रिक्वायरमेंट को ध्यान में नहीं रखेंगे। ऐसा कभी नेटवर्क डिजाइनिंग नहीं होता, राइट। तो आप हमेशा क्या करोगे, आप ऐसा नेटवर्क डिजाइन करोगे जिसमें आपका जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल हो ही जाएगा, और नियर फ्यूचर में जो छोटा मोटा रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगा। अब ऐसा मत कर देना, कभी कभी भी जब नेटवर्क डिजाइनिंग टीम में अगर आप काम करोगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट अगर आप उतना ही लेके चलोगे तो छोटे मोटे जो मॉडिफिकेशन होंगे वो भी आप नहीं कर पाओगे। मान लो एक एक्स्ट्रा इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको पूरा का पूरा डिवाइस ही चेंज करना पड़ेगा, या डिवाइस को आपको टेम्पररी थोड़ी देर के लिए पावर ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि पावर ऑन रहने के मतलब पावर ऑन रहने के साथ आप मॉड्यूल ऐड नहीं करोगे कभी भी, ठीक है, वो रिकमेंडेड नहीं होता। तो यहाँ पे देखो, सपोज करो कि ये जो रेड वाला ये एक्स्ट्रा न्यू इंटरफेस न्यू रिक्वायरमेंट था, ये जो रेड वाला पोर्शन है आपका। अब अगर मान लो इस राउटर पे देखो दो ही अगर इंटरफेस होता, तो क्या ये जो एक्स्ट्रा स्किल होता, अगर नेटवर्क आपका एक्सपेंड होता, कि तीसरा रेड वाला इंटरफेस ऐड कर पाते, आप नहीं कर पाते, क्योंकि इस राउटर के पास दो ही इंटरफेस था। तो क्या करना पड़ता, इस राउटर को आप ऑफ करते, तीसरा इंटरफेस ऐड करते, या फिर इस राउटर को रिप्लेस करना पड़ता। तो उससे क्या होता, आपके नेटवर्क में डाउन टाइम बढ़ जाता, राइट। तो ऐसा कभी नहीं करोगे कि आप टाइट केस लेके चलो, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट रिक्वायरमेंट उतनी ही फुलफिल करो, फ्यूचर को देखो ही मत आप। अब ऐसा भी मैं नहीं कह रहा कि फ्यूचर मतलब 20 साल आगे का सोच के चलो, ऐसा नहीं, नियर फ्यूचर थोड़ा बहुत अगर मॉडिफिकेशन परफॉर्म करना हो तो वो इजिली आप परफॉर्म कर सकते हो, विदाउट इम्पैक्टिंग द करंट सिनेरियो, करंट नेटवर्क जो आपका ऑनगोइंग नेटवर्क है उसको हैम्पर नहीं करो, और आपका न्यू रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए। इस तरीके का नेटवर्क आप क्या करते हो, डिजाइन करके रखो। तो बताओ, एक्सपेक्टेशन फॉर द नेटवर्क, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए सभी के, या किसी को डाउट है इसमें?
पूछो। देखो आप पूछोगे नहीं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है? तो जब आपको डाउट लगे तो आप फिर आप पूछ सकते हो, इंटरप्ट कर सकते हो क्लास में, ठीक है? हाँ सर समझ रहे हैं। ओके ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका, ये एक्सपेक्टेशन टॉपिक के बाद नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो एक कम्युनिकेशन, एक बेसिक कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी नेटवर्क में, ठीक है? तो देखो सपोज करो ये एक सर्वर का इमेज है, सर्वर डिवाइस यहाँ कनेक्टेड है आपका, और ये आपका एंड डिवाइस लैपटॉप यहाँ पे पड़ा हुआ है, और हमें क्या करना है, दोनों के बीच में कुछ डेटा एक्सचेंज करना है, क्योंकि नेटवर्क का मेन एम ही क्या होता है आपका, डेटा एक्सचेंज करना, ठीक है? तो आप कैसे करोगे, तो देखो क्या क्या कंपोनेंट्स होता है। तो अब ये सपोज करो यहाँ पे हमने कुछ क्या कर रखा है, डेटा होस्ट कर रखा है, ये इमेज है मेरा डेटा। अब डेटा कैन बी प्रेजेंट इन एनी फॉर्मेट, ऑडियो के फॉर्मेट में भी हो सकता है डेटा आपका, वीडियो फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट, ग्राफिक्स फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट में आपका डेटा अवेलेबल हो सकता है। तो हमारे केस में यहाँ पे इस सिनेरियो के केस में आपका जो डेटा अवेलेबल है सर्वर पे, तो आपका इमेज फॉर्मेट में प्रेजेंट है, ठीक है? अब ये सर्वर से हमें कुछ इमेज कहाँ भेजना है, डेटा कहाँ भेजना है, हमें इस एंड डिवाइस पे भेजना है। तो मैसेज सोर्स ये हो गया आपका, और मैसेज डेस्टिनेशन ये डिवाइस हो जाएगा। तो देखो ये क्या करेगा, इस मैसेज सोर्स को, जो आपका डेटा है, उसको वो इनकोड करेगा। अब इनकोड क्या होता है अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में, फिलहाल आप ये समझो, ये जो आपका सर्वर है वो क्या करेगा, इस डेटा को इनकोड करेगा। इनकोड करने के बाद वो क्या करेगा, सिग्नल्स के फॉर्मेट में इस डिवाइस पे जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा, डेटा को वहां पे प्लेस कर देगा, ठीक है? क्योंकि आप देखोगे, अगर आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में पता हो, तो डिवाइस में जो डेटा रिसीव होता है, डिवाइस जो डेटा आपका ट्रांसमिट होता है, वो हमेशा आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू होगा, चाहे वो वायरलेस निक की बात करो, चाहे आप वायर्ड निक की बात करो, ठीक है? तो आपने डेटा को इनकोड किया, इनकोड करने के बाद डेटा को कहाँ प्लेस कर दिया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे, और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू क्या हो गया, आपका डेटा ट्रांसमिट कर दिया गया, ठीक है? अब देखो इस डिवाइस और इस डिवाइस के बीच में जब डेटा एक्सचेंज करोगे, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो इंटरकनेक्शन करने के लिए होना चाहिए। और इंटरकनेक्शन हम करते कैसे, नॉर्मली मीडिया के थ्रू करते हैं, ठीक है? मान लो यहाँ पे एक केबल कनेक्टेड थी, वायर्ड मीडिया थी, तो इस सिंबल का भी हमने मतलब क्या देखा था, वायर्ड मीडिया, लैन मीडिया। अब याद होगा आप लोगों को जब आप लोगों ने सिंबल देखा था, राइट? तो लैन मीडिया कनेक्टेड है सर्वर और इस लैपटॉप के बीच में। तो आपने क्या किया, ट्रांसमिट किया इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू। कैसे निकलेगा डेटा आपका, तो ट्रांसमिशन मीडियम चैनल के थ्रू, ये आपका मीडिया कह लो इसको, चैनल कह लो इसको, केबल कह लो, बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है? तो मीडिया के थ्रू निकला। अब जब मीडिया के थ्रू ट्रांसमिट हुआ यहाँ पे, तो ये डिवाइस पे क्या होगा, रिसीव। अब देखो जब डेटा आपका ट्रांसमिट हो रहा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से, तो रिसीव भी कहाँ होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे होगा। तो इस पीसी का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे क्या किया गया, रिसीव किया गया डेटा को, राइट? अब जब आपने भेजा था तो इनकोड करके भेजा था, रिसीव करोगे तो फिर क्या करोगे, आप उसको डिकोड करोगे। इनकोड का उल्टा क्या होता है, डिकोड, राइट? और डिकोड करने के बाद आपका डिवाइस पे क्या हो जाएगा, डेटा आपका जो इस फॉर्मेट में था, इमेज के फॉर्मेट में, वो डिस्प्ले आपके स्क्रीन पे कर दिया जाएगा, राइट? तो ये एक बेसिक कंपोनेंट है आपके कम्युनिकेशन के। तो क्या क्या परफॉर्म हुआ, इनकोडिंग, ट्रांसमिटिंग, देन रिसीविंग एंड डिकोडिंग। मतलब सोर्स एंड पे क्या हुआ, इनकोडिंग। इनकोडिंग करने के बाद आपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे प्लेस किया, मीडिया के थ्रू आपने उसको ट्रांसमिट किया, देन आपने नेक्स्ट रिसीवर एंड पे आपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे ही रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उसको आपने डिकोड किया, और डिकोड करने के बाद आपने डिवाइस पे उसको डिस्प्ले कर दिया डेटा को, राइट? ये कुछ आपके फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है कि नेटवर्क में कैसे आपका डेटा एक्सचेंज होता है बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है? अब अगर हम बात करें, इसमें जो मेजर दो कंपोनेंट आपने देखा, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, तो ये इनकोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है, कोई बता सकता है इनकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? एनीवन? जिनको भी आता हो बताओ, गलत सही जो आता है बताओ, तभी तो मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। क्लास को हमेशा आप ऐसा मान के चलो, फुल डुप्लेक्स मोड में रखो, ठीक है? मतलब रिसीव भी करो, ट्रांसमिट भी करो, सिंप्लेक्स मोड में मत ऑपरेट करो क्लास। So encoding is a technique by which we can convert plain text into ciphertext. नहीं, उसको इनक्रिप्शन कहते हैं, Yeah. ठीक है? तो बेसिकली इनकोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, तो अब जैसे सपोज करो मुझे कुछ डेटा आपको देना था, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मेरे पास MS ऑफिस एप्लीकेशन था, तो मैंने क्या किया, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैंने अपना एक रेज्यूमे बनाया, ठीक है? अब रेज्यूमे MS ऑफिस के थ्रू अगर आप बनाते हो तो .docx फॉर्मेट में बनेगा, राइट? MS वर्ड में अगर आप बनाते हो तो मान लो मैंने आपको डेटा जो भेजा, वो मैंने क्या किया, .docx फॉर्मेट में मैंने भेजा,
बट आपके पास इंसिडेंटली क्या नहीं था, आपके पास MS ऑफिस सॉफ्टवेयर नहीं था, आपके पास अडोब रीडर था सपोज करो, या फॉक्सिट रीडर था, कोई भी था, तो वो बेसिकली क्या होता है, PDF रीडर कहलाता है। तो अब आपके पास तो .docx रीडर है ही नहीं, आपके पास .pdf रीडर है, तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, मेरा जो रिज्यूमे है .docx फॉर्मेट में, उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, पहले .pdf फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लोगे, देन आप उसको रीड कर पाओगे, राइट। तो बताओ यहाँ पे क्या क्या परफॉर्म हुआ, यहाँ पे क्या आपने डेटा चेंज किया क्या, नहीं, तो डेटा यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, डेटा जो रिज्यूमे में जो कंटेंट था वो तो एज इट इज वैसा ही दिखेगा, आपको PDF में रीड करो चाहे आप .docx में रीड करो, बट रिकॉर्ड यहाँ किया। पे जो, हाँ क्या हो गया, 0 1 बाइनरी डिजिट्स में डिकोड। नहीं, मैं बाइनरी की, वो तो बैकग्राउंड में डिवाइस तो बाइनरी समझेगा, बट जो हम यूजर फॉर्मेट में जो समझ रहे हैं वो क्या, .docx एंड .pdf दो एक्सटेंशन फाइल है आपका। तो अगर आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि आप मतलब MS वर्ड के फाइल को ओपन कर सको, तो आप सिंपल क्या करोगे, आप PDF में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपके पास PDF रीडर प्रेजेंट था। तो आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, डेटा चेंज नहीं हुआ आपका, डेटा एज इट इज, अगर मैंने .docx में रिज्यूमे में मैंने अपना एक्सपीरियंस मान लो 5 years मेंशन किया हुआ है, तो वही उतना ही एक्सपीरियंस तो आप जब PDF में रीड करोगे तभी भी दिखेगा। मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डेटा में कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं किया गया, केवल डेटा का फॉर्मेट क्या किया गया, चेंज किया गया, राइट। मतलब डेटा को आप वर्टिकली देखो चाहे आप हॉरिजॉन्टली देखो, डेटा तो वही रहेगा ना, पर जो जो आपका प्रेजेंटेबल फॉर्म है डेटा का, वो क्या हो रहा है, आपका चेंज हो जाता है, राइट। तो वो होता है आपका इनकोडिंग। तो बेसिकली इनकोडिंग का मतलब होता है कि आप डेटा का फॉर्मेट को चेंज कर रहे हो, रिप्रेजेंटेबल फॉर्मेट को आप चेंज कर रहे हो, डेटा उसमें चेंज आपका नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका इनकोडिंग। और दूसरा डिकोडिंग है, तो जब आप डेटा को वापस से ओरिजिनल फॉर्मेट में लाते हो तो उसको आप कहते हो सिंपल डिकोडिंग, ठीक है। तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे, जब हम OSI मॉडल कवर करेंगे तो वहां पे भी है आपका इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इनकोडिंग, डिकोडिंग, इनकैप्सुलेशन, डिकैप्सुलेशन, बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम वहां पे स्टडी करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इनकोडर और डिकोडर मतलब इनकोडिंग और डिकोडिंग यहाँ पे क्या किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है कि ये डेटा को हमने यहाँ पे सिग्नल्स के फॉर्मेट में क्या कर दिया, कन्वर्ट, और वापस सिग्नल से फॉर्मेट में हमने क्या बिल्डअप किया, तो सिग्नल से हमने ये डेटा इमेज फॉर्मेट में बिल्डअप किया है, ठीक है। ओके, तो ये आपके कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ बेसिक कंपोनेंट्स। देन अगर हम बात करें नेटवर्क टाइप्स की, जो हम नॉर्मल नेटवर्क, जो आप सिंपल कहते हो कि नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड टुगेदर विथ मीडिया using some protocols. We use some protocols and application in our network in order to exchange data. तो वो जो नेटवर्क कहते हो आप, नेटवर्क अलग अलग क्या होता है, अलग अलग टाइप से आप क्या कर सकते हो, लॉजिकली इमेजिनरी डिवाइड कर सकते हो। तो ये जो आपका जो ये क्लासिफिकेशन दिया गया है नेटवर्क का, दैट इज बेस्ड अपॉन द ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो जैसे सपोज करो यहाँ पे एक लैन है, ठीक है। अब आप लोगों ने नेटवर्क टाइप पढ़ा होगा, इसमें से मेजोरिटी टाइप आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लैन पढ़ा होगा, वैन पढ़ा होगा और मैन, ये तीन चीज तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये तीनों तो सभी ने पढ़ा होगा। इसके अलावा कुछ और टर्म्स है, लाइक कैन है, कैंपस एरिया नेटवर्क, देन आपका सोहो है, ये सिस्को का टर्म है, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, तो इसको हम अभी देखेंगे क्या है क्या नहीं है इसमें। तो ये आपके कुछ जो नेटवर्क का जो क्लासिफिकेशन है, नेटवर्क का जो टाइप यहाँ पे दिखाया गया, दैट इज बेस्ड अपॉन द ज्योग्राफिकल एरिया। नेटवर्क आपका कितना कितना ज्योग्राफिकल एरिया में एक्सपैंड कर रहा है। अब लैन की अगर बात करो तो हो सकता है वो एक पूरा का पूरा रूम का स्पेस कवर कर रहा हो, या हो सकता है वो एक फ्लोर, पूरा बिल्डिंग का एक फ्लोर कवर कर रहा हो, या हो सकता है वो पूरा का पूरा एक बिल्डिंग कवर कर रहा हो। तो बेसिकली क्या है, एक वो ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके हिसाब से आप लॉजिकली क्या करते हो, नेटवर्क्स को ग्रुप करते हो, ठीक है। तो अगर हम लैन की बात करें तो देखो, लैन में लैन का अलग अलग वेरिएशन होता है। सपोज करो फ्लोर वाइज अगर आप कहोगे तो वो भी एक लैन होगा, एज अ होल एक बिल्डिंग की बात करो वो भी लैन होगा, एक फ्लोर पे एक रूम की बात करो तो वो भी एक लैन ही कहलाएगा, राइट। तो अ नेटवर्क इज डिजाइन फॉर स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड लैन। लैन का जो नेटवर्क साइज होता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क जो आपका साइज की अगर हम बात करें, ज्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में अगर कोई नेटवर्क आपका चल रहा है तो उस एग्जांपल को आप लैन में कैटेगराइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अ डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, लाइक सपोज करो HR डिपार्टमेंट है और उसके बंदे तीनों फ्लोर पे बैठे हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या फॉर्म कर रहा है, लैन फॉर्म कर रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। सिमिलर वे में मैनेजमेंट का बंदा है या फिर आपका टेक्निकल टीम का बंदा है, तो वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, आपका एक लैन फॉर्म कर रहा है,
ओके, अगर हम वैन की बात करें, वाइड एरिया नेटवर्क, तो सबसे बड़ा नेटवर्क जो बन सकता है एज इन केस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया कवरेज एरिया की अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ा नेटवर्क आप डिजाइन कर सकते हो, दैट इज योर वैन, wide area network. The network which provides transmission of data between geographically distant location is called wide area network. सपोज करो दो कंट्री के बीच में कम्युनिकेशन करना हो तो लैंड नहीं करेगा वो, ना तो मैन करेगा, वो सिंपल क्या करेगा, आपका वैन कम्युनिकेशन कहलाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। लाइक सपोज दो दो आपका कॉन्टिनेंट के बीच में, दो कंट्री के बीच में, राइट, तो ऐसे ऐसे जो कम्युनिकेशन होते हैं वो आपका क्या कहलाएगा, वैन कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है। Example, internet. Internet is the best example to indicate या to define wide area network, WAN network. अगर हम कैन की बात करें, कैंपस एरिया नेटवर्क, तो एक कॉलेज कैंपस का एक अगर नेटवर्क है, या फिर आपका एक ऑफिस का नेटवर्क है, ठीक है, ऑफिस कैंपस का नेटवर्क है, या एक सोसाइटी के कैंपस का नेटवर्क है, तो वो सब किसके अंदर आएगा, आपका कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर आएगा। तो a network which is designed to provide connectivity to users or employees in a campus और residents in a society, ये भी आप कह सकते हो, राइट। तो ये कैसा नेटवर्क कहलाएगा, आपका कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाएगा। इट इज अ बिगर वर्जन ऑफ लैन, ठीक है, लैन का एक बिगर वर्जन। देन फॉर एग्जांपल है कैंपस ऑफ ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ठीक। देन अगर आप मैन की बात करो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की अगर आप बात करो, तो मान लो आपको दो सिटी के बीच में कम्युनिकेट करना, अब सिटी का साइज तो आपको पता है वेरी करेगा, राइट, तो ये कोई फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया नहीं होता, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपका एक फिजिकल ग्रुपिंग है, ये एक लॉजिकल इमेजिनरी ग्रुपिंग है, ठीक है। सो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या कहलाएगा, तो नेटवर्क विच कवर्स एंटायर सिटी यूजिंग लैंड टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मैन, इट इज लाइक अ बिगर वर्जन ऑफ लैंड। तो मल्टीपल लैंड्स को आपस में कंबाइन कर दोगे एक सिटी वाइड एरिया में, तो उसको आप मैन नेटवर्क कहलाएगा। सपोज करो जैसे कि आपका एक लोकल आईएसपी का एक नेटवर्क आप ले लो, जैसे सपोज करो तिकोना है, पुणे में तिकोना बहुत फेमस है, यू ब्रॉडबैंड है, तो मान लो कि पूरे के पूरे पुणे में तिकोना का ही नेटवर्क है, तो क्या कहोगे, तिकोना क्या है, मैन नेटवर्क का, आपका मैन नेटवर्क के मतलब स्केल का एक नेटवर्क है तिकोना का नेटवर्क, राइट। So example, local ISP network is a good example of MAN network, ठीक है। Then SOHO की बात करते हैं, तो small office, home office, network in a small enterprises and home where the number of users is less। मतलब एक नेटवर्क है जहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स आपके बहुत कम है। सपोज आप अभी वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, तो आपके सेटअप पे क्या, आपके पास एक लैपटॉप होगा या पीसी होगा, उस पर एक इंटरनेट की कनेक्शन होगी, और वहां से बैठे बैठे आप ऑफिस का सर्वर एक्सेस करके वहां लॉग इन कर रहे होगे और अपना काम कर रहे होगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अगर आप यही काम ऑफिस में जाके करते, ऑफिस के इंटरप्राइज नेटवर्क में आप कनेक्ट होते, तो वो नेटवर्क एक कैन नेटवर्क कहलाता है, कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है। बट अगर आप यहीं पे घर घर से बैठे बैठे काम कर रहे हो, तो नेटवर्क का स्केल बहुत लिमिटेड है, ठीक है, इतना छोटा है कि इसको हम लैन में भी कंसिडर नहीं कर सकते। उसको सिंपल क्या कहोगे आप, सोहो नेटवर्क कहोगे, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस। मान लो एक घर है, तो घर में केवल दो इंटरनेट यूजर्स कनेक्टेड है राउटर से, तो वो भी क्या कहलाएगा, एक सोहो नेटवर्क कहलाएगा, राइट। तो भाई यहाँ पे देखो एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, वहां से एक राउटर आपने लगा रखा, राउटर से एक लैन स्विच है, और वहां से केवल दो यूजर्स हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका सोहो नेटवर्क कहलाएगा। देन यहीं पे देखो इसमें कुछ अलग नहीं है, एक साइड आपका वायर्ड नेटवर्क दिखा दिया और एक साइड आपका एक्सेस पॉइंट लगा के वायरलेस नेटवर्क दिखा दिया, तो नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पे लेस है, इसलिए इसको क्या कह रहे हो आप, सोहो नेटवर्क कह रहे हो, ठीक है, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस। अब इसके अलावा एक और नेटवर्क टाइप होता था, कभी हम पढ़ते थे पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। सपोज करो दो, पहले के जमाने में आज से 5 6 साल 7 साल पहले जब आप, ब्लूटूथ बहुत पॉपुलर था आपके फोन में, तो मान लो दो फोन है आपके पास, दोनों में ब्लूटूथ इनेबल्ड आपके पास निक लगा हुआ है, और आप क्या कर रहे हो, एक गाना एक सॉन्ग एक्सचेंज कर रहे हो MP3, ठीक है, तो वो भी तो डेटा ही है ना MP3, भले ही वो ऑडियो फॉर्मेट में है, तो वो भी तो एक डेटा एक्सचेंज, एक नेटवर्क ही क्रिएट कर रहा है। तो उस टाइप के नेटवर्क को आप क्या कहते हैं, पैन कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसमें आपका ब्लूटूथ या जिगबी एक बहुत फेमस आया था टेक्नोलॉजी, वो सब हम यूज किया करते थे। सिमिलर वे में एक और टाइप का नेटवर्क होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सैन कहते हैं उसको। लाइक डेटा सेंटर्स एक क्या किस कैटेगरी में आता है, आपका सैन नेटवर्क कहलाता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहलाता है, ठीक है? तो ये सब कुछ आपका नेटवर्क का क्या है, कम नेटवर्क के आपके क्लासिफिकेशन है, ठीक है। पूछो इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नेटवर्क टाइप्स, तो ये बेसिकली आपका ऑन द बिहाफ ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया एक लॉजिकल ग्रुपिंग, लॉजिकल क्लासिफिकेशन कराया गया नेटवर्क का, ओके।
देन अगर डेटा सेंटर्स की बात करें तो ये रैक्स लगे हुए हैं आपके ऊपर, आप देखोगे चैनल से आपके वायर को ले जाने के लिए। नीचे ग्राउंड पे आपका एसी का डक होता है लगा हुआ। नॉर्मली होता क्या है घरों में या फिर आप बिजनेस कॉम्प्लेक्स में देखोगे तो छत पे होता है आपका क्या है एसी डक लगा होता है, ठीक है, सेंट्रलाइज एसी जो होता है आपका। बट यहाँ पे आप डेटा सेंटर्स में देखोगे तो इसके फ्लोर के टाइल्स में लगी होती है एसी डक, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, वायर्स आपके ऊपर से जाते हैं और जो आपका कूलिंग फैसिलिटी होता है वो ग्राउंड पे होता है। अब इतना हीट डिसिपेट करेगा इसके डिवाइसेस, तो उस हिसाब से इसका उस स्केल का आपका कूलिंग भी होना चाहिए, राइट? ओके, ठीक है। तो इंटरप्राइज डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अगर आप डेटा सेंटर की बात करो तो ये बेसिकली एक सैन नेटवर्क में क्लासिफाई होता है। तो ये क्या है बेसिकली, देखो, डेटा सेंटर इज अ फैसिलिटी यूज्ड टू हाउस कंप्यूटर सिस्टम एंड एसोसिएटेड कंपोनेंट्स। तो डेटा सेंटर एक फैसिलिटी है, एक ऐसा नहीं कि एक रूम इतना बड़ा फैसिलिटी होता है। अगर आप देखोगे यूट्यूब पे जाके देखना गूगल या फेसबुक का डेटा सेंटर कितना बड़ा है, तो वहां पे देखोगे 13 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर एक डेटा सेंटर का पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। अगर आप लार्ज स्केल डेटा सेंटर की बात करें तो छोटे मोटे डेटा सेंटर्स भी आते हैं, जैसे कि पुणे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर एनआईसी है, ठीक है, ऑन में आई थिंक है। तो वो सब ही है, बट वो सब स्मॉल स्केल डीसीज है। तो अगर आप लार्ज स्केल डीसीज की बात करो तो बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। सो इट इज अ फैसिलिटी यूज्ड टू हाउस कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एसोसिएटेड कंपोनेंट्स। अब इसमें देखोगे डेटा सेंटर का मेन बेनिफिट क्या होता है, मेन फीचर्स क्या है, तो अगर आप इस डायग्राम को जूम करके देखोगे, इसको जरा जूम करके दिखाओ आपको, तो यहाँ पे देखो, तो ये देखो यहाँ पे, ये जो आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी आईएसपी है, तो हमने सिंगल आईएसपी से केबल नहीं लिया, क्योंकि हो सकता है अगर वो आईएसपी अगर हमारा फेल हो गया तो पूरा का पूरा हमारा इंटरनेट क्या हो जाएगा। वीडियोस ऑफ कर लो, जिनका भी वीडियो चल रहा है ऑफ कर लो, ठीक है। तो ये कह रहा था मैं कि यहाँ पे अगर आप इंटरनेट अगर आप एक ही आईएसपी से लेते हो, एक ही आईएसपी का लिंक लेते हो, तो हो सकता है वो आईएसपी अगर एनी केस डाउन जाता है तो आपकी पूरी की पूरी कनेक्टिविटी लैन और वैन के बीच में डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप क्या करते हो, बैकअप स्टार्टिंग डेटा सेंटर मतलब बहुत ही एक्सटेंसिव रिडंडेंसी पे काम करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ भी आपका रिडंडेंसी है, दो आईएसपी आपने लिया। देन अगर ये बात करो तो मान लो ये नेक्सस के दो स्विच लगे हैं, हम एक भी लगा सकते थे, तो दो क्यों लगाया, जस्ट फॉर बैकअप पर्पस, ठीक है। म्यूट कर लो अपने एंड से। सर डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। ये कंचन वर्मा कौन है, म्यूट करो अपने एंड से। तो क्यों नहीं हो रहा है, कंचन वर्मा म्यूट करो अपने एंड से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने आईएसपी से कनेक्शन लिया और उस आईएसपी के कनेक्शन को आपने टर्मिनेट कर दिया डेटा सेंटर के स्विचेस पे। तो ये जो आपके नेक्सस सीरीज के स्विच होते हैं वो नॉर्मली हम डीसीज भी यूज करते हैं। तो लगाने के लिए तो हम एक भी स्विच लगा सकते थे, हमने दो लगाया जस्ट फॉर बैकअप पर्पस। अब इसके नीचे देखोगे दो लोअर सीरीज के आपके स्विच है, ठीक है, नेक्सस ही है ये दोनों। वीपीसी यहाँ पे कनेक्ट है, इधर चैनल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों के आपस में कनेक्टिविटी मतलब कि ये दो फिजिकल है, बट इनको हम एक ही लॉजिकल की तरह काम कराना चाहते हैं, राइट। तो उसके लिए फिर हमने यहाँ पे कुछ एक टेक्निक यूज किया है, वीसीएस कहते हैं या फिर आप इंटरनल कह लो, ईसीएस कहते हैं। तो ठीक है, इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक और स्विच हमने लगा दिया। अब यहाँ देखोगे कि जो आपके एक्सेस लेयर के स्विचेस हैं उनमें आपने क्या किया, इसकी केबल यहाँ भी जा रही है और इसकी एक केबल कहाँ जा रही है, इस स्विच पे भी जा रही है। मतलब अगर ये स्विच का ये लिंक फेल होता है तो जो दूसरा बैकअप लिंक है इस स्विच पे, ऐसे आपका ट्रैफिक निकल के बाहर जा सकता है। तो मतलब सिंपल सोचो आप कि जो डीसीज होते हैं, डेटा सेंटर नेटवर्क होता है, इंटरप्राइज नेटवर्क जिसको आप कहते हो, उसमें
आपका हर एक कंपोनेंट, वेदर इट इज हार्डवेयर में डिवाइस हो चाहे लिंक हो, सबकी क्या होती है, आपकी रिडंडेंसी होती है, बैकअप होती है, ठीक है। लिंक का भी बैकअप होगा, डिवाइस का भी बैकअप होगा, इंटरनेट एक्सेस का भी बैकअप होगा। देन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करो उसका भी बैकअप होगा। देन आप कूलिंग फैसिलिटी की बात करो उसका भी बैकअप होगा, राइट। बहुत मतलब हर एक कंपोनेंट, हर एक सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हो, कोई एक्सेस सॉफ्टवेयर, टर्मिनल सॉफ्टवेयर, सब कुछ का बैकअप यहाँ पे होता है। तो ये काफी वास्ट स्केल का एक नेटवर्क आपका बनता है जब आप इंटरप्राइज वर्ड यूज करते हो या डेटा सेंटर या सैन नेटवर्क की बात करते हो, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मतलब हाईली क्रिटिकल नेटवर्क आपका ये माना जाता है। फेलियर कहीं भी अकर हो सकता है, तो उससे ज्यादा आपका कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, ज्यादा आपका डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप हर एक चीज का क्या रखते हो, बैकअप रिडंडेंसी फैसिलिटी आप लगा के रखते हो, ठीक है। ओके, सो इट जनरली इंक्लूड्स रिडंडेंट और बैकअप पावर सप्लाईज, रिडंडेंट डेटा कम्युनिकेशन कनेक्शन एंड वेरियस सिक्योरिटी डिवाइसेस। सिक्योरिटी डिवाइसेस मतलब मान लो आपने एक एक्सेस यार कंचन वर्मा, अगर आपको आवाज जा रही हो तो अपने एंड से म्यूट कर लो, मेरे एंड से म्यूट नहीं हो रहा। ठीक है, तो सिक्योरिटी डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो मान लो कि आपने एक ही फायरवॉल लगाया हुआ अपने नेटवर्क में, नेटवर्क के ट्रैफिक को आने जाने के लिए। हो सकता है अगर वो फायरवॉल आपका कंप्रोमाइज हो जाए तो फिर क्या करोगे आप, राइट। तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल सिक्योरिटी डिवाइसेस लगा सकते हो, ठीक। तो मतलब हर एक लेवल पे आपका क्या होगा, यहाँ पे रिडंडेंसी आपकी बनी रहेगी डेटा सेंटर स्केल ऑफ नेटवर्क के लिए, ठीक है। ओके, देन कम्युनिकेशन नीड रूल्स। तो अगर आप कम्युनिकेशन की बात करते हो, जब नेटवर्क का मेन एम कम्युनिकेशन ही है, तो कम्युनिकेशन करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। अब क्या क्या रूल्स आप फॉलो करते हो, जैसे कि सपोज कर लो आप कॉल करते हो किसी को, द वेरी फर्स्ट वर्ड यू विल यूज इज हेलो, राइट। वो क्या है, एक बेसिकली कम्युनिकेशन इनिशिएट करने का एक रूल है। जैसे अगर आप डिफेंस में जाओगे तो सैल्यूट करते हैं, राइट। वो क्या है, कम्युनिकेशन इनिशिएट करने का एक मतलब बेसिक एक तरीका है, राइट, रूल्स है कुछ। तो उसी टाइप से जब हम नेटवर्किंग कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ भी बहुत सारे क्या होते हैं, रूल्स। और इन्हीं सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ गाइडलाइंस को हम एक टर्म यूज करते हैं इनको डिफाइन करने के लिए, उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो बेसिकली प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस, राइट। तो क्या क्या रूल्स हम फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे देखोगे आप। सो ह्यूमन कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स, सेंडर एंड रिसीवर, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन को इनिशिएट करने के लिए मिनिमम दो डिवाइस चाहिए, एक सेंडर के फॉर्मेट में और एक रिसीवर के फॉर्मेट में। अब अभी सपोज करो जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास में ज्वाइंट है, कनेक्टेड है। तो अभी मैं क्या हूँ, सेंडर, और आप लोग क्या हो, रिसीवर हो, राइट। अगर ऐसा होता कि मैंने अपना सेशन स्टार्ट कर दिया बट आप लोगों में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया, दैट मींस रिसीवर इज एब्सेंट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बट सेंडर इज प्रेजेंट। तो क्या कम्युनिकेशन में कोई फायदा है, कोई मतलब बनता है क्या? मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ बट रिसीवर एंड पे कोई है ही नहीं सुनने के लिए, तो कोई मतलब नहीं बनता। सिमिलर वे में वाइस वर्सा कर दो, अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया बट मैं ही प्रेजेंट नहीं हूँ तो क्या फिर कम्युनिकेशन होगा, नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए मिनिमम दो यूजर होने चाहिए, जिसमें से एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा, ठीक है। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, देयर मस्ट बी सम मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। सपोज करो जैसे अभी जो हम अपने सिलेबस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उसमें क्या है कि हमने एक क्या कर रखा है, एक सिलेबस डिजाइन कर रखा है, क्योंकि हमें पता है कि पहले ये टॉपिक कवर करना बेटर होगा, देन इसके बाद ये टॉपिक, एक सीक्वेंस में एक मेथोडोलॉजी हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही कम्युनिकेशन में एक आप क्या करते हो, मेथड फॉलो करोगे, राइट।
देन कॉमन लैंग्वेज एंड ग्रामर, जैसे सपोज करो अब आप लोग कंफर्टेबल हो इंग्लिश में, हिंदी में या मराठी में, 3 लैंग्वेज। चलो अगर मैं ये मान के चलूं कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स पुणे के हैं तो ठीक है, चलो या फिर ऐसा छोड़ दो तो हम सिर्फ हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं। तो अगर हम कंफर्टेबल केवल हिंदी इंग्लिश में है बट मुझे चाइनीज भी आती है, मान लो कि मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया चाइनीज में, तो क्या आप चाइनीज समझ पाओगे? सेंडर इज कंफर्टेबल टू सेंड डेटा इन चाइनीज लैंग्वेज बट रिसीवर इज नॉट कंफर्टेबल। तो जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कॉमन लैंग्वेज एंड ग्रामर होना चाहिए, मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों एक कॉमन लैंग्वेज पे म्यूचुअली एग्री करने चाहिए, राइट। यार कंचन वर्मा कौन हो आप? आपको मैं बार बार कह रहा हूँ म्यूट कर दो, इस बार मैं आपको, अब ठीक है भाई, मैं कब से कह रहा आपको म्यूट कर दो अपने एंड से, ठीक है। देन कॉमन लैंग्वेज एंड ग्रामर के बाद स्पीड एंड टाइमिंग की बात करें हम, अगर देखो ये सेशन आपकी 2 घंटे की है, राइट। अगर मैं इस 2 घंटे को एक्सटेंड कर दूं, 3 आवर्स कर दूं, तो क्या होगा? मैं तो सेंड कर दूंगा ट्रैफिक, मैं क्लास कंटिन्यू रिज्यूम कर दूंगा, 3 घंटे तक मैं बोलता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। बट फिर क्या हो जाएगा कि आपको 2 घंटे मैक्स टू मैक्स आपकी कैपेसिटी है समझने की, बट 2 घंटे के बाद जो एक एक्स्ट्रा आवर मैंने आपको पढ़ाया वो सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा? आपका लॉस हो जाएगा। तो कोई फायदा नहीं होगा, अगले दिन मुझे फिर से वो 1 घंटा वापस से कंटिन्यू करके बताना पड़ेगा। तो मतलब कि सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डेटा का जो स्पीड कम्युनिकेशन या डेटा एक्सचेंज रेट जो है वो मैच करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका सेंडर 1 Gbps पर स्पीड से आप ट्रांसमिट कर रहे हो बट जो रिसीवर की बैंडविड्थ है वो केवल 100 Mbps की है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो स्पीड एंड टाइमिंग मस्ट मैच। देन लास्ट है आपका कंफर्मेशन रिक्वायरमेंट। तो कंफर्मेशन रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि जैसे कि मैं कोई टॉपिक आपको बताता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। तो वो क्या है? बेसिकली मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जो सेंडर ने आपको डेटा दिया क्या वो आप तक सक्सेसफुली रिसीव हुआ या नहीं हुआ, राइट। सो दैट इज बेसिकली कंफर्मेशन रिक्वायरमेंट। जैसे कि सपोज आपको ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ ऑर्डर करते हो, आपको आपको वो पार्सल डिलीवर किया जाता है, तो फिर आपको क्या होता है? ई कॉमर्स वेबसाइट से एक मेल या एक मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाता है योर पार्सल हैज बीन डिलीवर्ड एट दिस डे ऑन दिस टाइम, राइट। वो क्या बेसिकली एक एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है, कंफर्मेशन रिक्वायरमेंट है कि आपका सामान आप तक पहुंचाया जा चुका है। ये इन सभी को मिला के क्या बनता है? इन सभी कैरेक्टरिस्टिक को पुट करते हो तो क्या बनता है? आपका एक प्रोटोकॉल बनता है, सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस को ही क्या कहते हो? प्रोटोकॉल्स कहते हो। सपोज करो आप एसटीटीपी कहते हो ना, एसटीटीपी एसटीटीपीएस, ये भी क्या एक सेट ऑफ रूल्स हैं, गाइडलाइंस है, ठीक है। उनके बैक एंड पे कुछ चल रहा होगा, कुछ एक रूल चल रहा होगा, कोई एल्गोरिदम रन कर रहा होगा, राइट, जो दोनों एंड पे कॉमन होना चाहिए, रिसीवर और सेंडर दोनों एंड पे, ठीक है। ओके, अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें, जो अभी हमने पढ़ा सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस, जिसको हम प्रोटोकॉल भी कहते हैं, वन वर्ड टर्म अगर सब्स्टिट्यूट कर दो तो प्रोटोकॉल्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल और एक होता है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। तो प्रोप्राइटरी और स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड मतलब दैट इज वैलिड फॉर ऑल द वेंडर, मतलब कॉमन होगा सभी वेंडर के लिए, ठीक है। और एक होता है प्रोप्राइटरी, मतलब कि एक किसी वेंडर ने केवल अपने डिवाइसेस के लिए क्या किया? एक प्रोटोकॉल बिल्डअप किया, तो उसको क्या कहते हो आप? प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल करते हो। लाइक सपोज करो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म क्या है आपका? ओपन स्टैंडर्ड है, सभी वेंडर के डिवाइस अगर वो एंड्रॉइड डिवाइस मैन्युफैक्चर करते हैं तो यूज कर सकते हैं। बट iOS है आपका, वो क्या है? जो एप्पल आपका यूज करता है केवल, तो वो आपका केवल आईफोन्स में ही चलता है, तो वो क्या आपका प्रोप्राइटरी है, प्रोप्राइटरी ओएस है। बट एंड्रॉइड क्या आपका? जेनरिक कह लो या फिर ओपन स्टैंडर्ड कह लो, ओपन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। उसी तरीके से क्या होता था पहले के जमाने में, जब आपका इंटरनेट 1970s में स्टार्ट हुआ था, उस टाइम में जो हम कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे थे, उस टाइम में प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स कम हुआ करते थे। बट आज के डेट में ओपन स्टैंडर्ड ज्यादा होते हैं और प्रोप्राइटरी कम होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप बात करो प्रोटोकॉल की ही, अगर मैं आपको बताऊं, तो सपोज करो आप सीडीपी का नाम सुना किसी ने? सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल? No, sir. नहीं सुना है तो छोड़ो इस एग्जांपल को। वही चलो एंड्रॉइड और आईओएस का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है आपको ये प्रोप्राइटरी और स्टैंडर्ड समझने के लिए। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप प्रोप्राइटरी बना रहे हो तो आपका केवल एक वेंडर स्पेसिफिक हो जाएगा, केवल एक ही प्लेटफॉर्म पे रन करेगा। मान लो सिस्को एक वेंडर है,
तो सिस्को अपने राउटर्स के लिए कोई प्रोटोकॉल बनाएगा, तो उसको मैनेज कौन करेगा, मॉनिटर कौन करेगा उस प्रोटोकॉल को, केवल सिस्को करेगा, है ना। बट अगर आप ओपन स्टैंडर्ड की बात करते हो, वो तो सारे वेंडर के लिए ओपन है ना, तो उसको कोई ना कोई तो ग्लोबल बॉडी मैनेज करेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कोई एक पर्टिकुलर आप वेंडर के थ्रू उसको मैनेज करवा रहे हो। तो जो ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए कुछ सर्टेन ओपन स्टैंडर्ड ग्लोबल बॉडीज होते हैं। जैसे सपोज करो हम अगर गोल्ड परचेज करते हैं इंडिया में, तो उस पर हम कौन सा मार्क देखते हैं, ISI मार्क देखते हैं या हॉल मार्क देखते हैं। अगर आप फूड आइटम परचेज करते हैं उस पर कौन सा मार्क देखते हैं, FSSAI सर्टिफाइड है कि नहीं। तो ये सब क्या है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग क्या है आपका, FSSAI को मॉनिटर करता है। या फिर जो आपका ये जो गोल्ड वाला है हॉलमार्क या ISI कहते हो, ये सब, ये ISI वो पाकिस्तान वाला नहीं है, ये ISI जो आप मार्किंग देखते हो वो वाला है, ठीक है। तो ये जो मार्क है ये सब कौन मॉनिटर करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉनिटर करती है, राइट। उसी तरीके से अर्लियर मोर प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स वेयर देयर, पहले के टाइम में जब आपका नेटवर्क इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है, ओपन स्टैंडर्ड कम प्रोटोकॉल्स थे। तो आज के डेट में जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए कुछ ग्लोबल बॉडीज हैं, जिसमें से एक आपका IEEE है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, राइट। और जो दूसरा ग्लोबल बॉडी है जैसे कि आपका IETF है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF, ठीक है। तो ये दो एक मतलब कि बहुत पॉपुलर ग्लोबल बॉडीज हैं जो आपके ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को मॉनिटर करता है। जैसे सपोज करो आप 802.11 जो कि आपका वाईफाई का एक प्रोटोकॉल है, जैसे वायरलेस इसको कहते हैं, नॉर्मली वायरलेस लैन कहते हैं। अगर हम 802.3 की बात करें उसको हम कहते हैं वायर्ड इथरनेट, तो वो भी कौन मैनेज करता है, आपका IEEE मैनेज करता है, राइट। तो जो भी आपके ओपन स्टैंडर्ड बॉडीज ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होंगे वो आपका IEEE मैनेज कर सकता है, कुछ प्रोटोकॉल्स आपके IETF मैनेज करेंगे, राइट। तो ऐसे आपके कुछ ग्लोबल बॉडीज हैं, ठीक है। सो IETF अगर आपको देखोगे तो जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है IP, वो कौन मैनेज करता है, आपका IETF मैनेज करता है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कौन मैनेज करता है, आपका IETF। STTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन मैनेज करता है, आपका IETF। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन मैनेज करता है, IETF। तो ये जो भी हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स वाया IETF या वाया IEEE मैनेज हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या आपके स्टैंडर्ड मतलब ओपन स्टैंडर्ड, दैट इज ये सारे वेंडर्स आपके यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, IETF keeps standard protocol in format of RFCs। तो होता क्या है कि जब ये आपके ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं ना, जैसे कि आप मान के चलो ये STTP को डिफाइन करने के लिए कोई प्रोटोकॉल, STTP को बनाने के लिए क्या किया गया, एक मान लो कि आपका IETF ने STTP बनाया, ठीक है। तो जब बनाएगा कोई भी कुछ भी नया चीज बनता है तो पहले उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन को पहले फिर क्या होता है, बहुत सारे बॉडीज के थ्रू उसको वैलिडेट किया जाता है। तो तब जाके फिर क्या होता है, उसको एक प्रॉपरली उसको क्या करते हो, OSI मॉडल या फिर TCP/IP मॉडल में इंटीग्रेट कराते हो। तो ये क्या होता है, ये जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो हम किस फॉर्मेट में पढ़ते हैं, RFCs के फॉर्मेट में, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। कोई सा भी प्रोटोकॉल आपको पढ़ना हो तो आप ब्राउजर पे जाओ और टाइप कर दो STTP RFC, तो आपको दिख जाएगा कि STTP का जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है वो किस उसमें बेसिकली नंबर के फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक सपोज करो 1021 RFC, 991 RFC, इस तरीके के फॉर्मेट में क्या होता है आपका RFC डिफाइंड होते हैं। तो आप इंटरनेट पर जाके भी किसी भी प्रोटोकॉल के बारे में आप प्रोटोकॉल का नाम लिखो, आगे लिख दो RFC, तो आपको वो दिखा देगा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन कि कैसे कैसे ये स्टार्ट हुआ, इसका मतलब इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, डेवलपमेंट फेज, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज बिल्ड किया गया, कैसे इसका वर्किंग है, पूरा का पूरा उसका फुल फ्लेज आपका वर्किंग वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो RFCs नॉर्मली अब जो डायरेक्टर लेवल के पोस्ट के होते हैं या जो रिसर्चर्स होते हैं जो प्रोटोकॉल्स बनाते हैं उनका काम होता है पढ़ना। आप लोग को RFC पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत हाई लेवल की हो गई। इनफैक्ट मुझे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है RFC, और मैंने पढ़ा भी नहीं है, तो आप लोग को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी पढ़ोगे तो काम चलेगा, ठीक है। मल्टीपल प्रोटोकॉल्स एंड लेयर्स, तो कहता है कि जो आप नेटवर्किंग यूज करते हो, नेटवर्क एक बनाते हो, उसमें मल्टीपल प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल प्रोटोकॉल्स मल्टीपल लेयर्स पे यूज होते हैं। अब ये लेयर्स क्या है, तो OSI मॉडल किस किस लोगों ने सुना है, OSI मॉडल के बारे में किसी को प्रायर आइडिया है, सभी लोगों को है या नहीं है, बताओ। OSI मॉडल, OSI रेफरेंस मॉडल का नाम सभी ने सुना है या फिर नहीं सुना है? आप लोग म्यूट करके सो जाते हो क्या? सर रिपीट करो ना क्वेश्चन। मैं ये पूछ रहा हूँ OSI मॉडल का नाम सुना है पहले? ओपन हाँ जो सर। आपका OSI Yes. मॉडल है, Yes, sir. ओके। तो उसमें क्या होता है OSI मॉडल के, अगर हम जो कि आगे हमें पढ़ना भी है, राइट,
तो OSI मॉडल्स को हम क्या करते हैं, तो 7 लेयर्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड करके रखते हैं। तो ये जो लेयर्स का यहाँ पे रेफरेंस दिया जा रहा है वही है कि OSI मॉडल या फिर आप TCP/IP मॉडल जो पढ़ते हो उनको हम लेयर्ड अप्रोच के थ्रू पढ़ते हैं। तो अलग अलग लेयर्स को फंक्शन करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो हम प्रोटोकॉल्स अभी देखने जा रहे हैं वो अलग अलग लेयर्स पे आपके काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे नेटवर्किंग में जो नेटवर्क का फंक्शन है वो लेयर्स पे भी डिफाइन होता है और वाया प्रोटोकॉल भी डिफाइन होता है। यहाँ पे देखो L4 लिखा है, लेयर 4, उस पे डेटा है, then लिखा है डेटा के ऊपर L4 और L3 दोनों का इंफॉर्मेशन ऐड किया गया। देन डेटा के ऊपर L4 लेयर 4 का इंफॉर्मेशन भी लगा हुआ है, लेयर 3 का इंफॉर्मेशन भी है, लेयर 2 का इंफॉर्मेशन भी है। तो ये लेयर वाइज अप्रोच में आपको बताया जा रहा है। तो ये लेयर्ड क्या है, ये तो ये लेयर्ड हम कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे जो हम आगे सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो OSI मॉडल हमें कवर करना है और TCP/IP मॉडल, यही दो मॉडल हमारे वर्ल्ड में यूज होते हैं नेटवर्किंग के टर्म्स में, ठीक है। तो इन दोनों को हम कवर करेंगे। तो फिलहाल देखोगे जो डेटा है आपका, डेटा के ऊपर क्या हो रहा है, अगर लेयर 4 पे डेटा है तो लेयर 4 अपना इंफॉर्मेशन कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड अप करेगा, ठीक है। देन जब डेटा आपका नीचे के लेयर पे आएगा, L3 पे आएगा, तो अब क्या हो जाएगा, डेटा के ऊपर तो L4 ऊपर ही लग चुका था, तो ये पूरा का पूरा डेटा हो गया आपका। उसके ऊपर क्या लगा रहे हो आप, लेयर 3 पे हो तो लेयर 3 का इंफॉर्मेशन लगा रहे हो। अब ये पूरा का पूरा डेटा बन गया, नीचे आया, नीचे के लेयर पे, तो डेटा L4 L3 ये तो ऊपर से ही आ रहा था, उसके ऊपर आपने क्या किया, L2 का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका डेटा क्या होता है अलग अलग लेयर्स के थ्रू पास होता है, तो हर एक लेयर अपना अपना क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसमें उस डेटा के साथ ऐड अप करते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ऐसे डेटा था आपका, आपने HTTP यूज किया तो HTTP का कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया। ये हेडर क्या है, ये सब अभी फिलहाल भूल जाओ, ये सब हमें आगे कवर करना है, ठीक है। तो HTTP आपने यूज किया प्रोटोकॉल, तो HTTP क्या एक प्रोटोकॉल है, तो HTTP ने अपना इंफॉर्मेशन यहाँ पे कर दिया, डेटा के साथ अटैच कर दिया, नीचे आया, डेटा के ऊपर क्या लग गया आपका, TCP का इंफॉर्मेशन। आपने किसी एक लेयर पे TCP प्रोटोकॉल यूज किया, ये HTTP हो गया, ये TCP हो गया, ये आपका IP हो गया, फ्रेम हो गया, ये सब क्या है आपके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। तो आपने अभी पढ़ा था कि डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं। तो अब इस लेयर पे अगर, अब ये कौन सा लेयर है फिलहाल अभी वो मैं नहीं बता रहा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो क्या अभी आप लेयर, फिर आप कंफ्यूज आओगे कि लेयर कौन सा है, ट्रांसपोर्ट लेयर किसको कहते हैं, नेटवर्क लेयर क्या होता है, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट अभी फिलहाल नहीं करना है मुझे। तो आप सिंपल समझो कि डेटा जैसे जैसे आपका अलग अलग लेयर्स पे आता है, तो देखोगे उन लेयर्स पे जो भी प्रोटोकॉल्स आप यूज करोगे उनका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर रहे हैं। सपोज इस लेयर पे हमने HTTP यूज किया तो HTTP का इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया, इस पे हमने TCP यूज किया प्रोटोकॉल, TCP प्रोटोकॉल का इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया, इस लेयर पे हमने इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज किया, उसमें हम IP का हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया हमने, इस पे हमने इथरनेट यूज किया तो हमने फ्रेम का, इथरनेट का फ्रेम मतलब बेसिकली इथरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इथरनेट के इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब जाके नीचे क्या देखो, ये पूरा इतना बड़ा आपका डेटा बन गया, ये इन्फॉर्मेशन भी तो आप डेटा के साथ ही अटैच हो गया ना, तो इसको अभी आप पूरा का पूरा होल डेटा कहोगे, ठीक है। एक्चुअल डेटा यही है, बट डेटा के ऊपर ये सब क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप डेटा आपका अलग अलग लेयर्स के थ्रू पास करता है, तो उन लेयर्स पे जो भी प्रोटोकॉल्स आपने यूज किया होता है उसका आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ऐड करते हो, दैट इन्फॉर्मेशन इज एडेड ईदर इन द फॉर्मेट ऑफ हेडर्स और इन द फॉर्मेट ऑफ ट्रेलर, राइट। मतलब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लेयर पे ऐड करते हो, हर एक लेयर पे प्रोटोकॉल्स के थ्रू ऐड कराते हो, वो या तो हेडर्स के फॉर्मेट में होता है या फिर ट्रेलर के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सब क्या लिखा है, हेडर के फॉर्मेट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड किया गया, और इधर क्या लिखा हुआ यहाँ पे, ट्रेलर के फॉर्मेट में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड किया गया, ठीक है। so that these extra information can be added to the data in the format of header or trailer, दोनों में से किसी फॉर्मेट में आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आप ऐड करवा सकते हो। और ये सब जो आपके कलरफुल फॉर्मेट में लिखा गया HTTP, TCP, IP, फ्रेम, ये सब क्या आपके कुछ प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब ये सब पढ़ना ही है, तो इसमें डिटेल में अभी मैं इसमें कुछ नहीं बता रहा, आगे हम इसको कवर करेंगे। देन हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। जैसे हमने अभी पढ़ा था इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, तो उसी तरीके से एक और आपको फंक्शन यहाँ पे देखना पड़ेगा, इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। तो ये है क्या, तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें समझो आप। जैसे कि आप एक लेटर लिखते हो और उसको आपको पोस्ट करना होता है, लेटर को आप कहाँ रखते हो, एक एनवेलप के अंदर आप रखते हो,
तो लेटर के ऊपर आप बेसिकली क्या कर रहे हो, इनवेलप का एक कवर रैप चढ़ा रहे हो, या गिफ्ट आप खरीदते हो तो गिफ्ट के ऊपर आप रैपिंग करते हो। तो दैट रैपिंग जो आप कर रहे हो वो रैपिंग ही क्या कहलाता है, इनकैप्सुलेशन कहलाता है। तो रैप लगाने का जो मेथड है उसको आप इनकैप्सुलेशन कहोगे, और रैपर हटाने के मेथड को आप डीकैप्सुलेशन कहते हो। जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना, जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो आप, ये रैप लगा रहे हो ना, डेटा के ऊपर ये आपने रैप लगाया, डेटा के ऊपर आपने रैपर चढ़ाया, डेटा के ऊपर आपने रैपर चढ़ाया। तो ये जो आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो लेयर बाय लेयर, जो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहे हो हेडर्स या टेलर्स के फॉर्मेट में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो क्या लिखा है देखो, a process of adding extra information around data on a particular layer। तो extra information around data आप add कर रहे हो on a particular layer पे, ठीक है, in the form of header and trailer। तो किसके फॉर्मेट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, तो हेडर्स के फॉर्मेट में या फिर ट्रेलर के फॉर्मेट में, इज कॉल्ड व्हाट, इनकैप्सुलेशन। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इस डब्बे के अंदर हमने डेटा रखा हुआ, डब्बा को हमने क्या कर दिया, कार्टन को हमने पैक कर दिया। तो ये क्या हो गया पूरा का पूरा, इसके कार्टन के अंदर डेटा है, डेटा के ऊपर एक्स्ट्रा एक कवरिंग चढ़ी हुई है। इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कहा, इनकैप्सुलेशन कहा, ठीक है। और जब हमने डब्बा को खोला, मतलब रैपर हमने हटा के डेटा निकाल लिया, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डीकैप्सुलेशन कहेंगे। सो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जस्ट यहाँ पे डिफरेंस किस वर्ड का है, किस टर्म का है, एडिंग एंड रिमूविंग का है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, दैट इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किस फॉर्मेट में रहता है, that is headers and tailors के फॉर्मेट में from data on a particular layer is called what, decapsulation। तो ये होता है आपका क्या, decapsulation। तो डेटा के ऊपर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने को कहते हो इनकैप्सुलेशन, और डेटा के ऊपर से उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हटाने के प्रोसेस को आप कहते हो डीकैप्सुलेशन, ठीक है। तो ये आपके लेयर बाय लेयर क्या होता है, आपका ऐड भी होता रहता है, और जब आप लेयर बाय लेयर ही क्या करते हो, हटाते भी हो। कम्युनिकेशन, ट्रेलर क्या होता है? अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हेडर और ट्रेलर दोनों के फॉर्मेट में ऐड होता है। तो अब हेडर क्या होता है, ट्रेलर क्या होता है, इसका कोई ऐसा सच डिफरेंस नहीं है। इसका डिफरेंस इतना ही है कि जो आपका ट्रेलर वाला फील्ड है, दैट इज ओनली एडेड एट इथरनेट लेयर और डेटा लिंक लेयर, ठीक है। अब उसमें क्या होता है एग्जैक्टली, उसके अंदर क्या कंटेंट है, जैसे कि हम ओएसआई मॉडल में लेयर 2 पढ़ेंगे, डेटा लिंक लेयर पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे जो आपका इथरनेट ट्रेलर वाला फील्ड है, दैट इज ओनली यूज फॉर एरर डिटेक्शन। एरर को चेक करने के लिए उसको हम नॉर्मली यूज करते हैं। उसमें होता कुछ नहीं है, एफसीएस वैल्यू कंटेन होता है, फ्रेम चेकसम होता है उसमें, ठीक है। वो हम आगे कवर करेंगे, तो अभी मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा, क्योंकि वो सब अभी हमें और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ओके तो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि सिंपल ये जो आपका ट्रेलर होता है, ये केवल ओएसआई मॉडल में या टीसीपी/आईपी मॉडल में केवल एक ही लेयर पे ऐड होता है। वो लेयर आपका होता है डेटा लिंक लेयर, और इसमें बेसिकली जो भी कंटेंट होते हैं उनका काम होता है केवल एरर डिटेक्शन कराना, दैट्स इट, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सपोज करो ये यूजर यहाँ बैठा है, तो इसने क्या किया, डेटा को, ये सबसे टॉप आपका लेयर, अगर लेयर पढ़ोगे, सबसे बॉटम वाला लेयर लेयर 1 कहलाता है, उसके ऊपर लेयर 2, उसके ऊपर लेयर 3। तो फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाओगे तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आओगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ऊपर का लेयर आपका लेयर 7 कहलाता है, नीचे का लेयर आपका लेयर 1 कहलाता है, ठीक है। तो देखो कहता है कि जब आपका डेटा अप टू डाउन, मतलब टॉप टू बॉटम जब फ्लो करता है, डेटा का फ्लो आपका कैसा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब फ्रॉम लेयर 7 टू लेयर 1, तो आपका क्या होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ऐड करते हो। तो मतलब जब आपका डेटा डाउनवर्ड फ्लो होता है, ठीक है, ओएसआई मॉडल में या जो भी मॉडल्स आप पढ़ोगे, टीसीपी/आईपी या जो भी मॉडल आप ओएसआई पढ़ते हो, जब आपका डेटा डाउनवर्ड फ्लो होता है तो आप क्या करते हो, इनकैप्सुलेशन परफॉर्म करते हो। दैट मींस आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करते जाते हो, डेटा को आप रैप करते जाते हो, ठीक है। देखो जैसे कि आपने डेटा को अप टू डाउन फ्लो कराया, तो आपने क्या किया, डेटा के ऊपर आपने एक्स्ट्रा हेडर लगाया, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का हेडर लगा, देन नेटवर्क का हेडर लगा, देन फ्रेम का हेडर और फ्रेम का ट्रेलर। अच्छा ये मिसप्रिंट है यहाँ पे ये ट्रेलर होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा था ना, ये देखो सिर्फ कहाँ पे लग रहा है ट्रेलर, केवल एक ही लेयर पे, बाकी पे क्या लग रहा था, केवल हेडर ऐड हो रहा था। तो ये वर्ड ट्रेलर कहलाता है, हेडर नहीं कहलाता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये यहाँ पे ट्रेलर होगा। तो जब आप ऊपर अप टू डाउन जा रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, हेडर मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हेडर या ट्रेलर के फॉर्मेट में ऐड करो। देखो डेटा था हमारा इमेज फॉर्मेट में, ठीक है, जो इस सर्वर पे होस्टेड था, उसको मुझे किसको देना था, जो अदर इस लिंक के यहाँ पे जो बैठा होगा, जो अगले स्लाइड में आपको दिखेगा, ठीक है। तो जो आपका रिसीवर एंड पे जो डिवाइस होगा उसको मुझे ये डेटा भेजना था।
डेटा को मैंने HTTP के हेडर से इनकैप्सुलेट किया, देन मैंने TCP के हेडर से इनकैप्सुलेट किया, देन मैंने IP के हेडर से इनकैप्सुलेट किया, देन मैंने इसको ईथरनेट के डेटा लिंक लेयर के हेडर से और डेटा लिंक लेयर के ट्रिगर से मैंने इनकैप्सुलेट कर दिया। तो ये कब मैं कर रहा हूँ, जब डेटा अप टू डाउन फ्लो हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं। अब क्या किया हमने, डेटा तो पास हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से होता है, तो हमने डेटा को क्या कर दिया, यहाँ पे प्लेस कर दिया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे। यहाँ से क्या कनेक्टेड है, एक मीडिया कनेक्टेड है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसमिट किया जाएगा, क्योंकि आप तो सेंडर हो ना, तो आप ट्रांसमिट करोगे, ट्रांसमिट किया तो यहाँ से निकला डेटा कहाँ पहुंचा, तो ये देखो ये आपका रिसीवर एंड का सेटअप है। तो यहाँ पे डेटा आया और आपने रिसीव भी कहाँ पे किया, आपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे रिसीव कर लिया इन द फॉर्मेट ऑफ बाइनरी। ठीक है, अब डेटा तो आपको ये मिला था पूरा का पूरा, ये था ना जो आपने भेजा था पूरा का पूरा डेटा, देखो यही भेजा था आपने। तो यही डेटा को आप क्या करोगे, जब यहाँ पे आपको रिसीव होगा बिट्स के फॉर्मेट में, तो आप क्या करोगे, जब डेटा अपवर्ड पुश करोगे तो आप क्या करते हो, डेटा का जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आप रिमूव करते जाते हो। तो आपने देखो सबसे पहला क्या हटाओगे आप, डेटा लिंक लेयर का हेडर। सब सिंपल सा लॉजिक है, जो रैपर सबसे लास्ट में आप रैप मतलब जो रैपर का आप लेयर सबसे लास्ट में ऐड करते हो वो सबसे पहला हटाते हो। आप इनवेलप की बात करो या आप रैपिंग गिफ्ट रैप की बात करो, मान लो आपने 4 कोड किया, रैप किया, सबसे टॉप वाला कोड सबसे पहला हटेगा। सबसे टॉप कोड क्या था, ये डेटा लिंक लेयर का ये इन्फॉर्मेशन था, सबसे पहला यही हटेगा। देन क्या हटेगा आपका, आईपी हेडर हटेगा। देन क्या हटेगा आपका, टीसीपी हेडर हटेगा। देन क्या हटेगा आपका, एचटीटीपी। और देन डेटा कहाँ मिल जाएगा आपको, इस रिसीवर पे रिसीव कर लिया जाएगा। तो देखो सबसे पहला क्या हटा, डेटा लिंक लेयर हटा। देन क्या हटा, आईपी हेडर हटा। देन क्या हटा, टीसीपी। देन एचटीटीपी। और डेटा आपको कहाँ मिल जाएगा, क्लाइंट पे, मतलब रिसीवर एंड पे आपको डेटा ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, मेजर एक कम्युनिकेशन का कंपोनेंट भी क्या प्रोसेस कैसे है। तो उसमें मेजर एक प्रोसेस होता है आपका इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना है। ठीक है, जब डेटा आपका अप टू डाउन जाता है फ्रॉम लेयर 7 टू लेयर 1, तो आपका इनकैप्सुलेशन परफॉर्म होता है। और जब फ्रॉम लेयर 1 टू लेयर 7 मतलब अपवर्ड पुश होता है, तो वहां पे आप डीकैप्सुलेशन परफॉर्म करते हो। इसमें बताओ किसी को डाउट है, यहाँ तक कोई भी टॉपिक जो आपको डाउट हो तो आप पूछो। ऑल ओके सर। ऑल ओके, बाकी लोग All ठीक okay. ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मैंने ये टर्म आपको नहीं बताया कि ये कुछ थ्योरी भी यहाँ पे लिखा गया है, मैं दिखा देता हूँ कि थ्योरी में क्या है। सो इनकैप्सुलेशन में क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ एडिंग कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ऐड करते हो वो बेसिकली डेटा को कंट्रोल करने के लिए होता है। सिंपल सा लॉजिक समझो आप, जब आप लेटर को इन्वेलप के अंदर डालते हो तो इन्वेलप के ऊपर क्या लिखते हो आप, कुछ एड्रेस लिखते हो ना, टू एंड फ्रॉम। क्यों लिखते हो, ताकि मतलब जो आपका पोस्टमैन है वो समझ सके ये लेटर, ये जो डेटा है ये कहाँ से आया था और किसको देना है। प्रॉपर एक मतलब सीक्वेंस में डेटा का फ्लो होना चाहिए, ऑथेंटिक यूजर को ही पहुंचना चाहिए। इसलिए आप क्या लिखते हो, टू एंड फ्रॉम का इन्फॉर्मेशन। वो क्या है बेसिकली, वो भी तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ही है, राइट। तो वही चीज है, तो कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ एडिंग कंट्रोल इन्फॉर्मेशन एज इट पासेस डाउन थ्रू द लेयर्ड मॉडल। तो जब आप अप टू डाउन भेजते हो तो ऐड करते हो, उसको आप कहते हो इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब डीकैप्सुलेशन में क्या कह रहा है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंट्रोल इन्फॉर्मेशन एज इट पासेस अपवर्ड। तो जब आप डेटा को फ्रॉम बॉटम टू टॉप प्लेस करते हो या पुश करते हो तो आप क्या करते हो, डिकैप्सुलेट करते हो। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को आप क्या करते हो, रिमूव करते जाते हो। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देन आता है आपका कुछ बाइनरी मैथ इंट्रोडक्शन। तो पूरा का पूरा तो आपको पता है नेटवर्क आपका बाइनरी पे ही चलता है। ठीक है, तो हमें सिंपल यहाँ पे सिर्फ बाइनरी मैथ ही नहीं, हमें कुछ नंबर सिस्टम भी पढ़ना है। और नंबर सिस्टम हम नॉर्मली तीन नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। 3 टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स आर देयर। तो एक होता है आपका बाइनरी, एक होता है डेसिमल और एक होता है आपका हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल फिलहाल सीसीएनए पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको फोकस रखना है बाइनरी एंड डेसिमल पे, क्योंकि आपको जो आपका जो सबनेटिंग है वो पूरा का पूरा आपका बाइनरी डेसिमल पे ही फोकस करेगा। ठीक है, ओके। तो बाइनरी मैथ इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है, ये थोड़ा प्रिमिटिव टाइम में हम चलते हैं, जब पहले हम जो हमने स्कूलिंग टाइम में जब हमने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो वहां पे बाइनरी मैथ पढ़ाया जाता था। तो बेस 10 का मतलब होता है 10 नंबर्स। 10 नंबर्स का मतलब हर एक नंबर सिस्टम में स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होता है, राइट। तो 0 टू कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। तब तो 0 को भी अगर इंक्लूड करोगे तो 9 तक जाएगा, तो क्या होगा, 10 आ जाएगा ना, अगर 0 से काउंट करना स्टार्ट करोगे तो।
तो देखो डिजिट 10, बेस 10 का मतलब है 10 डिजिट है इसमें, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है। तो अब देखो ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम करते हैं ये चीज। तो ये हो गया आपका यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। एवरी नंबर सिस्टम स्टार्ट विथ नंबर 0, तो एक्सपोनेंशियल पावर है। तो अब यहाँ पे बेस 10 है, तो बेस मतलब क्या, बेस ये, और ये है आपका एक्सपोनेंशियल पावर। तो सबसे पहला नंबर सिस्टम में सबसे पहला क्या होगा, 10 बेस है तो 10 की पावर 0। अब एनी नंबर रेज टू द एक्सपोनेंशियल पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 10 का पावर 0 भी क्या निकल के आएगा, 1, मतलब यूनिट प्लेस हो गया ये। 10 का पावर 1, 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है। 10 का पावर 1 क्या निकल के आएगा, 10, 10 का पावर 2 100, इस तरीके से बढ़ेगा। अगर यहीं पे मैं बोलता आपको बेस 2, तो क्या होता, कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे बस 10 की जगह पे 2 रिप्लेस करते, 2 की पावर 0 फिर से 1 होता, 2 की पावर 1 1, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, ऐसे बढ़ता जाता है। अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो उसमें बेस कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 16 की पावर 0, फिर से एनी नंबर टू द पावर 0 1 ही होगा, 16 पावर 1 16, 16 पावर 2, जो भी होता है यहाँ पे आप लिखते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, नंबर सिस्टम आपका बढ़ता जाता है। तो ये बेसिक एक 10 बेस 10 का एग्जांपल लेके समझाया गया है। अगर मैं इसको बोलूं, स्कूल में आपने ये भी मैथ में आप इस स्कूलिंग टाइम में क्वेश्चन आता था, एक्सपैंड करने के लिए, नंबर सिस्टम को एक्सपैंड करने के लिए 3 7 8 9 को एक्सपैंड करो, क्या लिखोगे, ये किस पोजीशन पर, यूनिट, टेंस, 100, 1000, तो 1000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 into 1000 प्लस 7 into 100 प्लस 8 into 10 प्लस 9 into 1, तो आ जाएगा ना 3000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 9, 3789, राइट, समझ में आ गया। वैसे 39 है तो यूनिट और टेंस है, 3 into 10 प्लस 9 into 1, 30 प्लस 9 39 आ जाएगा। तो ये सब आपको मैथ आना चाहिए, बेसिक मैथ, ठीक है। देन नंबर सिस्टम रूल्स की अगर हम बात करें, हर एक नंबर सिस्टम एक कुछ कॉमन रूल्स को फॉलो करता है। ऑल नंबर सिस्टम मतलब जितने भी नंबर सिस्टम है, बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, सभी के जो डिजिट्स होंगे, और एक डिजिट स्टार्ट किससे होते हैं, 0 से। A base n number system has n number of digits, तो डेसिमल हमेशा किससे स्टार्ट होता है, बेस 10, उसमें 10 डिजिट होंगे, और स्टार्ट कहाँ से होगा, डिजिट 0 से, 0 से कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। बाइनरी बेस 2 में 2 डिजिट होंगे, तो 0 से स्टार्ट करोगे तो 0 से कहाँ तक जाएगा, 0 और 1 जाएगा। देन हेक्साडेसिमल की बात करें, 16 बेसेस का, तो 16 डिजिट होगा, तो 0 to 9 और कहाँ तक जाता है, ए से लेकर के एफ तक जाता है, तो कहते हैं 0 to f होता है इसका नंबर सिस्टम का रेंज, ठीक है। तो ये आपका क्या, नंबर सिस्टम के कुछ रूल्स हैं, राइट। द वेरी फर्स्ट कॉलम इज ऑलवेज द नंबर ऑफ 1, क्यों ऐसा, क्योंकि जो पहला कॉलम है वो एक्सपोनेंशियल पावर के, अच्छा ये कॉलम होता है और ये आपके रोज होते हैं, तो जो पहला कॉलम है वो हमेशा 1 होता है, क्यों भाई, क्योंकि उसका एक्सपोनेंशियल पावर हमेशा कितना होता है, 0। और किसी भी नंबर सिस्टम छोड़ो, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशियल पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1। चाहे आप 1 लाख टू द पावर 0 करो, चाहे आप 1 टू द पावर 0 करोगे, 1 ही आएगा ना। ओके, ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स इज n टाइम्स द प्रीवियस कॉलम। देखो किसी भी नंबर सिस्टम की बात करो, 10 to 16 का पावर 0 हमेशा 1 आएगा। अब 10 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 2, 16 का पावर 1 16, देन ये पावर 2 पे है, तो बेस्ट 10, 10 का पावर 200, 2 का पावर 2 4 और 16 का पावर 2 4। इसी तरीके से क्या होता है, वो बढ़ता जाता है, ठीक है। ओके, तो अब कन्वर्जन की अगर बात करें तो किसको किसको बाइनरी डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आता है, फ्रैंकली बताओ, नहीं आता तो बताया जाएगा, ऐसे तो बताना तो मुझे है ही, बट मैं जानना चाहता हूँ किसको किसको आता है, किसको किसको नहीं आता है। सर सेकंड सेम में किया था पर हाँ। अभी याद नहीं। चलो ठीक है, देखो तो एक सिंपल सा जो हम नॉर्मल प्रिमिटिव वे जो हम फॉलो करते थे स्कूल में, वही हम करने जा रहे हैं। मान लो कि मेरे पास एक नंबर दिया गया 240, ये कौन सा नंबर सिस्टम है बताओ, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब अगर इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, मतलब 0 and 1 के फॉर्मेट में लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे, तो सिंपल है, 240 को क्या करो, हाँ वही चीज है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 12 24 0, रिमाइंडर कितना आ गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया ना। अच्छा ये पता है ना रिमाइंडर किसको कहते हैं, हाँ सर रिकॉल हो गया। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बचता है वो रिमाइंडर Yes, होता है, राइट। सिंपल लॉजिक है। देन एग्जैक्टली डिवाइड हो गया 60 से, रिमाइंडर 0,
0 30 से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0, 0 15 से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0, यहाँ तक तो Zero. ठीक था। अब 2 7 14, रिमाइंडर आ गया 1, 1 2 3 1 6, रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 1, 2 1 2, 1 रिमाइंडर 1, 1 और 2 0 0, रिमाइंडर कितना आ गया 1। 1 ऐसे भी छोड़ देते कोई, तो ये लास्ट में तो 1 ही आता ना। अब इसको बॉटम टू टॉप आप क्या करते हो, लिखते हो, तो कितने हो गए 1 4 1 times 1 1 4 times 1 0 एंड 0 0 0 0। तो ये इसका क्या हो गया, डेसिमल टू बाइनरी हम कर दिए। अब अगर बहुत लोग सोचोगे कि हो सकता है ये वैल्यू गलत भी हो, क्या हम क्रॉस चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो yes मान sir लो ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा गया, ठीक है। अब जब एक्सपोनेंशियल पावर की बात करते हैं, ये कौन सा एक्सपोनेंशियल पावर है, 2 की पावर 0, yes sir there is 1 पावर 1 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7। अब देखो 2 की पावर 0 है, बट यहाँ पे वैल्यू क्या है, तो हम 0 अगर बाइनरी की बात करें तो 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ बिट, और 1 का मतलब क्या होता है, ऑन बिट। तो जो 0 है इसको तो हम कंसिडर करते ही नहीं, सबसे पहली बात हम yes sir केवल 1 वाले वैल्यू को कंसिडर करेंगे ना। yes sir तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, प्लस 2 की पावर 7, कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा। 240 तो आप इस तरीके से भी, अब ये जो हमने किया ये क्या है, ये जो अभी हमने किया वो बाइनरी टू क्या था, डेसिमल, और जो हमने एलसीएम वाला मेथड किया वो क्या था हमारा, डेसिमल टू क्या था, बाइनरी बाइनरी था। तो ये आपको सिंपल मेथड है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, याद करना है। केवल आपको 2 का एक्सपोनेंशियल पावर एटलीस्ट 2 की पावर 12 तक याद कर लो आप लोग, ठीक है, क्योंकि सबनेटिंग में वो काम आने वाला है, राइट। तो ये आप करना, अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, बाइनरी डेसिमल डेसिमल बाइनरी। अब प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो आपको जो बुक का सेट मिलेगा उसमें एक ये होगा, सबनेटिंग वाला बुक होगा, आपका बुकलेट होगा ना। तो सबनेटिंग वाला जो बुकलेट है उसमें पेज नंबर 1 to 6 सिर्फ बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन का गेम दिया गया है। उसको आप लोग डन करोगे अपने हिसाब से, कोई डाउट आएगी तो पूछोगे मेरे से। तो कैसे करना है बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी, मैंने आपको अभी बता दिया एक बार, ठीक है। वही 45 को कैसे लिखोगे, 59 कैसे लिखोगे, 200 कैसे लिखोगे, 140 कैसे लिखोगे, तो ये एक बार खुद से करके देखो आपको कैसे करना है। ये 45 है ना, तो किसमें करना है कन्वर्ट, बाइनरी में। तो करो कैसे, ये 45 किस में लिखा है, डेसिमल में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, 2 से डिवाइड कर दो, राइट। ये सब आपको आना चाहिए, कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है। तो यूज आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग वर्कबुक फ्रॉम iMerita टू डू प्रैक्टिस इन दिस। तो ये आपको क्या करना है, कवर अप करना है। समझ में आ गया इतना? ये आपका चैप्टर नंबर Yes. 1 था, यूनिट 1 का चैप्टर 1। We will need this skill for solving subnetting question later on, which is an important part of CCNA. Subnetting बहुत ही important है as per the examination point of view। देखो डेली लाइफ में आपको इसका कोई काम नहीं पड़ने जा रहा, ठीक है, क्योंकि डेली लाइफ में हमको आईपी कहाँ से मिल जाता है, डीएससीपी के थ्रू। सबनेट मास्क कहाँ से मिलता है, डीएससीपी के थ्रू। डिफॉल्ट आईपी कहाँ से मिलता है, डिफॉल्ट गेटवे का आईपी डीएससीपी के थ्रू। तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। बट एग्जामिनेशन पास करने के लिए दिमाग तो चाहिए होगा ना हमें, तो वहां पे सबनेटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये करके देखना आप लोग। हेक्साडेसिमल ये हम तब कवर कर लेंगे जब हम IPv6 कवर करेंगे इसमें, तो हम देखेंगे वहां पे हेक्साडेसिमल में कैसे करते हैं, ठीक है। सिंपल है कि टू रिप्रेजेंट अ डिजिट इट टेक्स 4 बिट, मतलब अगर आप इस फॉर्मेट में लिखते हो तो। अच्छा एक बात बताओ, IPv6 कितने बिट का होता है, पता है किसी को? sir IPv6 128, date IP4 32 32, राइट। मैक एड्रेस 48। sir ये सब याद कर लो, ये सब अगर नहीं आता है तो थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। चलो ठीक है। तो इसमें क्या आता है कि एक हेक्स डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बिट्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये कितने कितने हेक्स डिजिट हो गए, ये एक हेक्स डिजिट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो बताओ इस पूरे ऑक्टेट, मतलब ये 4 अगर वैल्यू को मिला के टोटल वैल्यू कितना बनेगा? अगर एक हेक्स डिजिट है, इसका वैल्यू अगर आपका क्या लिखा है 4 बिट, ऐसे ऐसे कितने हेक्स डिजिट है 4, तो 4 into 4 कितना बनेगा 16। मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना है 16 है। अगर मैं मैक एड्रेस ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो मैक एड्रेस कितने बिट की होती है 48।
तो देखो ये एक हेक्स और ये है एक हेक्स डिजिट है, इसका वैल्यू कितना होता है 4 बिट, तो 4444 कितना हो गया, ये भी 4444 और Plus प्लस ये भी 16 4 plus 16 plus 16 is equal to 48. आ गया ना 48। तो इसी Yes, sir. फॉर्मेट में आप क्या लिखते हो, मैक एड्रेस लिखते हो, ठीक है ओके। तो टू रिप्रेजेंट अ डिजिट इन हेक्स इट टेक्स 4 बिट्स, 1 हेक्स डिजिट इज इक्वल टू 4 बिट्स, ठीक है। सो 64 इन डेसिमल इज नॉट सेम एज 64 इन हेक्स, तो ध्यान रहे 64 को जब आप ये डेसिमल को जब आप बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, उसका एग्जैक्ट वैल्यू हेक्साडेसिमल में अलग आएगा, कुछ अलग आएगा, दोनों का कंप्यूटेशन का मेथड अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये मत मान के चलो कि 64 आप इसको अगर डेसिमल में लिखते हो तो ये 64 आपका हेक्स में भी सेम आएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ओके। तो 64 इन डेसिमल इस तरीके से लिखते हो, ये क्या है, केवल 2 की पावर 6 को आपने 1 किया, बाकी सबको क्या कर दिया 0 कर दिया। बट अगर 64 इन हेक्साडेसिमल लिखोगे तो कैसे लिखते हो, कैसे लिखोगे, इस फॉर्मेट में लिखते हो ठीक है ओके। तो ये कुछ कन्वर्जन था आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल और हेक्साडेसिमल का। अब अगर हम मॉडुलर फॉर्मेट की बात करें, जो हमें मॉडल्स पढ़ना होता है नेटवर्किंग में, और मॉडल्स हमें पढ़ना होता है OSI एंड TCP/IP मॉडल। अब आज हम ये चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, हम ये अभी पढ़ने जा रहे हैं कि हमें नेटवर्क को पढ़ने के लिए नेटवर्क को हम मॉडल्स के फॉर्मेट में क्यों स्टडी करते हैं, क्या बेनिफिट मिलता है उसका, और ये मॉडल आया कहाँ से, ये OSI मॉडल आया कहाँ से, इसका हिस्ट्री क्या है, ये TCP/IP मॉडल आया कहाँ, जिसका क्या हिस्ट्री है। तो आज अभी हम केवल हिस्ट्री इसका देखते हैं कि OSI और TCP आया कहाँ से, देन कल से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जरा इसका हिस्ट्री पे आते हैं हम, आपके बुक में नहीं लिखा है, वो कहानी है, कहानी के हिसाब से समझना है आपको। कहाँ चला गया, देखो क्या है इसका कहानी। तो 1970s में जब आपका नेटवर्क एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुआ था, नेटवर्किंग स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम में दो आपके क्या थे, ग्लोबल वेंडर थे। एक था आपका क्या, IBM, और एक था आपका क्या, DEC कॉर्पोरेशन, ठीक है। IBM आपको पता ही है, और DEC का फुल फॉर्म था डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, तो DEC में ही कॉर्पोरेशन आ गया, जिसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अब ये भी डिवाइस मैन्युफैक्चर करता था और IBM भी करता था, ठीक है। तो अब देखो, मान लो IBM के 2 पीसीज हैं, तो दोनों को आपस में डेटा एक्सचेंज करना पड़ेगा, करने के लिए कोई ना कोई प्रोटोकॉल चाहिए, है ना, समझ में ना, प्रोटोकॉल्स आपने क्या पढ़ा था, कम्युनिकेशन नीड्स प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन नीड्स रूल, तो वही है। तो IBM ने क्या किया, अपने जो उसने डिवाइस को मैन्युफैक्चर किया, पीसीज हो गया, जो भी डिवाइसेस थे, उनको कम्युनिकेट करने के लिए एक प्रोप्राइटरी मॉडल बनाया। प्रोप्राइटरी पता है आपका क्या होता है, वेंडर स्पेसिफिक होता है। तो IBM का जो मॉडल था उसको कहा गया SNA मॉडल, ठीक है। SNA का फुल फॉर्म होता है सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर मॉडल। ये पहला नेटवर्किंग मॉडल जो प्लेस में आया था, जो मतलब कि फंक्शन में आया था, वो था आपका SNA मॉडल, जो किसने दिया था, IBM ने दिया था। अब अगर IBM के डिवाइसेस SNA मॉडल को फॉलो करते थे फॉर देयर इंटरनल कम्युनिकेशन, उसी तरीके से जो DEC जो कॉर्पोरेशन था आपका, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, इसने भी अपने डिवाइसेस के इंट्रा कम्युनिकेशन करने के लिए DEC सॉल्यूशंस करके एक क्या बना दिया, तो ये इसने भी अपना एक प्रोप्राइटरी मॉडल बना दिया, DEC सॉल्यूशंस नाम दे दिया उसको। अब देखो दोनों का प्रोप्राइटरी हो गया, राइट। तो ऐसा अगर हुआ, मान लो 2 पीसीज हमने लिया, ठीक है, और अगर इन दोनों के बीच में दोनों के दोनों पीसीज हमारे IBM के हैं, तो इनके बीच में तो आपस में आसानी से कम्युनिकेशन हो जाएगा यूजिंग दिस SNA मॉडल, राइट। तो ये क्या था, एक वेंडर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन था। बट अगर हम मल्टी वेंडर की बात करें और यहाँ पे अगर हम लगा दें क्या, DEC का कोई डिवाइस लगा दे हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब ये फंक्शन कर रहा है किस पे, SNA मॉडल को यूज करके, ये फंक्शन कर रहा है आपका DEC सॉल्यूशंस पे, और दोनों के दोनों आपस में बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। तो क्या आपस में कम्युनिकेशन कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे। तो ये प्रॉब्लम आई थी वेंडर डिपेंडेंसी, इस प्रॉब्लम को हमने नाम दिया था उस टाइम में वेंडर डिपेंडेंसी। मतलब आप अगर अपना नेटवर्क बना रहे हो तो आपको किसी एक ही वेंडर की डिवाइस पे पूरा का पूरा आपको सेटअप करना पड़ता था। अब ये तो प्रॉब्लम है भाई, ऐसे में तो वेंडर मोनोपोली हो जाएगी ना। कोई सा भी वेंडर, अगर मान लो आपने 10 डिवाइस IBM का लगा दिया, तो अब आगे का सारा डिवाइस आपको IBM का ही लगाना पड़ेगा, राइट। ऐसा तो पॉसिबल था नहीं। तो इस वेंडर डिपेंडेंसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया,
जो आपका ISO एक ग्लोबल बॉडी है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म किसी को पता है ISO का क्या होता है? Indian Anyone? Standard in International Standard Organization. हाँ, तो इसको बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत लोग इसको कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए एक ग्लोबल बॉडी, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था ना, IEEE था, IETF था, उसी हिसाब से एक ISO भी आपका एक ग्लोबल बॉडी है, ठीक है। तो इसने एक रिसर्च कराया, रिसर्च में एक ड्राफ्ट बना, एक डॉक्यूमेंटेशन बना, और उस मॉडल का नाम दिया गया ISO-OSI रेफरेंस मॉडल। ड्राफ्ट किस फॉर्मेट में होता है? थ्योरी के फॉर्मेट में होता है, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में। तो थ्योरेटिकली मॉडल था, थ्योरेटिकल मॉडल था, इसलिए इसका नाम दिया गया रेफरेंस मॉडल, मतलब इसको हमने प्रैक्टिकली यूज नहीं किया। सेम टाइम में उसी उसी मतलब एक्सपेरिमेंट के दौरान जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस US, जिसको आप पेंटागन कहते हो, उसको भी एक इंट्रा कम्युनिकेशन करने के लिए एक मॉडल चाहिए था। तो उसने भी एक रिसर्च किया, कुछ इनपुट उसने इससे लिया और कुछ इनपुट अपना खुद से ही लगाया, और उसका जो रिजल्ट आया था वो आया था आपका TCP/IP प्रोटोकॉल सूट कहते हैं इसको, ठीक है। तो जो ISO-OSI रेफरेंस मॉडल था वो किसने प्रपोज किया था? ISO ने प्रपोज किया था। और जो आपका TCP/IP प्रोटोकॉल सूट था उसको किसने प्रपोज किया था? तो वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस USA। तो ये जो आपका मॉडल है दैट इज द प्रैक्टिकल मॉडल, जिसपे आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक वेंडर इसी मॉडल को यूज करता है, हर एक वेंडर। तो आज के डेट में जो हम TCP/IP यूज करते हैं, यही बेनिफिट की वजह से आज आप देख पाओगे, आप मान लो असेंबल्ड PC परचेज करते हो, मॉनिटर आप लगा लेते हो HP का, आप माउस लगा लेते हो मान लो डेल का, आप कीबोर्ड लगा लेते हो मान लो सपोज करो लिनोवो का, आप CPU लगा लेते हो किसी जेब्रोनिक्स का लगा लेते हो। बट जब आप इसको एज अ होल सिस्टम की तरफ, आप सिस्टम की तरह इसको आप काम में लाते हो, जब इसको आप एक सिस्टम की तरह ऑपरेट करते हो, तो सारे क्या होते हैं, एक मतलब कि सारे कंपोनेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तब तो एक प्रॉपर एक सिस्टम की तरह काम करता है। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि सारे वेंडर आज के टाइम में जो अपने कम्युनिकेशन के लिए मॉडल को यूज करते हैं, वो कौन सा आपका TCP/IP मॉडल है, TCP/IP प्रोटोकॉल सूट जिसको हम कहते हैं। इसलिए वो चीज मतलब कोई वेंडर डिपेंडेंसी आज के टाइम में हमें फेस करने को नहीं मिलती। हम कोई सा भी हमें हमें जिस जिस वेंडर पर ज्यादा ट्रस्ट होगा, हम उस वेंडर का डिवाइस, उस वेंडर का कंपोनेंट हम यूज करेंगे, राइट। तो इसलिए ये आपका क्या था, एक हिस्ट्री था, मतलब किस तरीके से आपका मॉडल आया था प्लेस में। तो ISO-OSI कहाँ से आया, देन TCP/IP कहाँ से आया, क्यों आया, तो ये सब आपका क्या है, थोड़ा सा एक बेसिक है आपका हिस्ट्री, थोड़ा सा आप कह लो, प्रिमिटिव कह लो आप। अब जब पढ़ ही रहे हैं मॉडल्स के फॉर्मेट में, तो उसके कुछ बेनिफिट भी होंगे। तो क्या बेनिफिट हो सकता है मॉडल के थ्रू, अगर हम नेटवर्क का फंक्शन को पढ़ते हैं तो सिंपल सा बेनिफिट क्या है कि अगर आप समझोगे, आप पूरा का पूरा CCNA पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मैं अगर आपको बिना चैप्टर वाइज, अगर आपको मैंने CCNA का बुक दे दिया, कोई चैप्टर डिवाइडेड नहीं है, मतलब एक थॉरोली पूरा का पूरा बुक है, तो आप कंफ्यूज रहोगे कौन सा पहले पढ़ना है टॉपिक, कौन सा बाद में पढ़ना है। बट अगर उसी पूरे के पूरे बुक के कंटेंट को मैंने चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया, तो क्या होता है, आपको समझने में एक मतलब एक सिस्टमेटिक वे में आप उसको ले जाते हो, पढ़ते हो टॉपिक्स को, तो क्या होता है, समझने में आसानी होती है, ठीक है। ट्रबल शूटिंग भी आसानी होती है, अगर आप मॉडल के फॉर्मेट में अगर आप नेटवर्क को देखते हो, ट्रबल शूटिंग आसानी होती है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, सपोज करो, मान लो मैंने ऐसा कुछ आपको दिया, मैंने कहा कि देखो ये राउटर लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्विच है, और इससे मैंने एक लैंड डिवाइस लगा रखा है, ठीक है। और किसी भी रीजन से ये PC इज नॉट एबल टू पिंग दिस IP ऑफ द राउटर। बताओ भाई क्या प्रॉब्लम आ गई। तो अब आपको मैंने ये टास्क दे दिया, अब आप सोचना स्टार्ट करोगे, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से प्रॉब्लम को देखना स्टार्ट करें। तो कोई बताओगे कि कहाँ से आप लोग सोचोगे क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसे ट्रबल शूट करोगे, बताओ कौन सा अप्रोच आप फॉलो करोगे। सबसे पहला प्रॉब्लम जो आप चेक करोगे वो कौन सी होगी, बताओ। सर कनेक्टिविटी। कौन सी कनेक्टिविटी, लेयर 3, लेयर 2, लेयर 1, कौन सी? लेयर 1। तो वही है कि क्यों हम लेयर 1 क्यों पहले फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम एक मॉडुलर अप्रोच फॉलो करते हैं। पहले हम लेयर 1 कनेक्टिविटी देखेंगे, पहले हम ये चेक करेंगे कि जो केबल्स हमने यूटिलाइज किया, ये केबल्स प्रॉपर हैं, एग्जैक्ट वही केबल लगे हैं जो लगाने चाहिए एज पर द डिवाइस, राइट। अगर वो सेम है, अब केबल्स भी तो बहुत टाइप से हम यूज करते हैं ना,
कुछ होता है हमारे पास स्ट्रेट केबल, कुछ होता है हमारे पास क्रॉस ओवर केबल, राइट। तो अलग अलग केबल्स भी हमारे यूज होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ डिवाइस ऑन बोथ एंड ऑफ द केबल, राइट। अगर केबल का टाइप सही निकला तो फिर हम क्या चेक करेंगे, क्या मैक एड्रेसिंग प्रॉपर है, आर्प टेबल प्रॉपर बन रहा है, लेयर 2 सॉर्ट आउट करेंगे हम इशू। अगर लेयर 2 प्रॉपर है तो लेयर 3 आईपी वाईपी सभी डिवाइस पे है कि नहीं, गेटवेज देख लो, अगर सेम नेटवर्क है तो गेटवे नहीं चाहिए, डिफरेंट नेटवर्क है तो गेटवे चाहिए, तो वो सब आप देखोगे, राइट। लेयर 3 से सॉर्ट आउट करोगे तो अपने आप ही प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाएगी, सॉर्ट आउट कर ली जाएगी। तो एक आपका क्या होता है, एक मॉडलर अप्रोच आपको मिलता है। आप ट्रबल शूटिंग में भी आपको क्या होता है, हेल्प करेगा अगर आप मॉडलर अप्रोच फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो कल हम कंटिन्यू करेंगे। ये बताओ इसमें किसी को डाउट है, ये सब जो भी आज हमने सेशन में, आज के सेशन में हमने पढ़ा, किसी को कुछ पूछना है? सभी लोग समझ में आया जो भी टॉपिक्स आज कवर कराए गए हैं? यस। बाकी कोर्स हाँ कंटेंट के जी। रिगार्डिंग अगेन मैं पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। आपकी बैच मंडे टू थर्सडे रहेगी 10 to 12, ठीक है। तो बताओ किसी को अगर कोर्स कंटेंट के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो, या आज जो भी टॉपिक्स कवर कराए गए उसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, नहीं पूछना है तो वेल एंड गुड। तो मैं मीटिंग एंड करता हूँ फिर।